मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ाते रहते हैं ये भाजपा के जो आईटी सेल है। एक हॉस्टल कांड मेरे बारे में उड़ाते हैं। देखो, लड़कियों को हतोत्साहित करना नागिन जी बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, बस उनका चरित्र हनन करना शुरू कर दीजिए। किसी के भी साथ उसका नाम जोड़ दीजिए, 4 लोगों को यकीन है कि ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों ने हिमांशु की जो है वो जाति को लेकर के भी बहुत अफवाहें उड़ाई। मैंने कभी कोई सफाई नहीं दी। मैं कह रही हूँ कि तुमको जो जाति पसंद आ रही है उसी जाति के साथ मेरा नाम जोड़ दो, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो कभी कहेंगे कि ये तो नेहा खान है, मैं कहती हूँ जाओ कहो मुझे नेहा खान। बहुत मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैंने जो जीवन साथी चुना वो बिल्कुल अनोखा कमाल का इंसान है। सिगरेट तो वो नहीं पीते हैं, पर शराब की रही बात तो वो कभी कभार वो पीते हैं। आप पीती हैं कि नहीं? मैं नहीं। न बियर न वाइन, कुछ नहीं? सर, हमारे हिस्से ये मुझे पता भी नहीं सब क्या होता है। सिगरेट, शराब, ओ हो मैं अपनी मम्मी पापा की बेटी हूँ। शादी में मतलब पिटाई विटाई होने के बाद आपकी शादी होगी? हाँ हो। तो केस वेस क्यों नहीं किया? अब मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मार दी तो बदले में मैं उन्हें थप्पड़ नहीं मार सकती। पीट देना तो जायज नहीं है ना? पीट देना, इस चीज को मैं कहीं से जस्टिफाई ही नहीं करती हूँ। ये चीज उन्होंने गलत की। ये कभी माफी मांगी उन्होंने आपसे? नहीं, हमारे इधर ऐसा नहीं होता है सर, हम अलग हैं। आदमी समाज से लड़ सकता है, परिवार से नहीं लड़ सकता है। भाई नेहा, तुम तो बड़ा समाज बदलने की बात करती हो, पर मैं मजबूर हूँ सर। तो आपकी हिम्मत नहीं हुई लिव इन में रहने की? सर, मुश्किल से हमारा ब्याह हो गया, हम उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं अपने परिवार का। आप कहाँ लिव इन की बात कर रहे हैं? मोदी जी ने कोरोना नहीं छोड़ा है। मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई मोदी जी ने कोरोना नहीं फैलाई। 2014 में कहीं ना कहीं युवाओं के फेवरेट नेता मोदी जी थे। उनको लग रहा था मोदी जी आएंगे नौकरी मिलेगा, मोदी जी आएंगे नौकरी मिलेगा। अब जाके लोगों के मन में गुस्सा आया, अब जाकर के अरे भाई ये व्यक्ति तो झूठ बोल रहा था, ये तो जुमलेबाजी कर रहे थे सर। पीएम को आप झूठा बोल रही हैं। पीएम झूठे हैं? वो जो गंदे गीत गाते हैं वो भी उसको माँ माँ कहते रहते हैं कि ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ है। और आप उस भोजपुरी माँ को कभी लहंगा उठा रहे हो उसका रिमोट से, कभी चोली का हुक लगा रहे हो। तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी जी, उन्होंने बड़ा गाना वाना गा करके बताया, लग बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहनी की गौए में नौआ लिखावा औरी पढ़ावा। ये तो स्त्री विरोधी गीत हैं ही। बता दीजिए कितने केसेस हैं आपके ऊपर टोटल? अब इतना आप समझ ले ही कि इतना केस मुकदमा जरूर हो गई बा कि अंगूरी पे गिना ना सके। तू बन जाइबा बाहुबली। पहलगाम पे आपने क्या एग्जैक्टली? मैंने बोला था कि बताइए प्रधानमंत्री जी, पहलगाम में आतंकवादी हमला हो गया, क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? यही मेरा ट्वीट था। और बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है? फंडिंग कहाँ से आ रही है? मेरी फंडिंग जो है, मास्टर प्लान क्या है? मैं बता, मेरी फंडिंग जो है ना वो जुकरबर्ग से आता है, एलॉन मस्क मेरी फंडिंग करते हैं। मैंने ट्वीट किया था, शायद आपने देखा होगा, उसमें उसने लिखा था मेरी किसी फोटो पे कि हेलो ग्रो, इसको जो है बिकनी में इसकी फोटो को तब्दील कर दो। फिर भी इसके हौसले नहीं टूट रहे। मेरे इवेंट्स भी कैंसिल कराते हैं ये लोग। पता चला योगी जी ने आपको टिकट दे दिया। टारगेट क्या क्या मिलता है? ऐसे नैरेटिव चलाने के लिए आपको कितने पैसे? जेल कब जा रहे हैं? जब बुलावा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की किसी लड़की के लिए या बिहार की किसी लड़की के लिए घर से निकल करके वो कॉलेज जाना, वो वहां तक ही सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है। आप संसद तक आने की बात कर रहे हैं। कि खुशखबरी कब सुना रही है? इस तरह के सवाल सास ननद पूछती हैं महाराज। पढ़ल लिखल बबुआ बेरोजगार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। नमस्कार, वन इंडिया अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के पास हैं और साथ हैं जिनके ऊपर शायद बहुत सारे मुकदमे हैं, और हम आज उनसे पूछेंगे कि भैया आपके कौन कौन से क्राइम हैं। ये अपने आप को लोक गायिका बताती हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद ये एक एक्टिविस्ट भी हैं। रवा से जानने की कोशिश करेंगे और हम थोड़ा भोजपुरी भी बोलने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका वन इंडिया में, और आज एक छुट्टी वाला दिन है, लेकिन आप हमारे साथ हैं और थैंक यू, आप आई इतने दूर से, लखनऊ से। सबसे पहले नेहा सिंह राठौर,
आप ये बताइए कि आप एक एक्टिविस्ट हैं या इन्फ्लुएंसर हैं या एक लोक गायिका हैं या अपने गानों से आप क्रांति लाना चाहती हैं, क्या करना चाह रही हैं? दरअसल मुझे लगता है कि ये दर्शकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए और अपने आप से मतलब कुछ भी बताना, जैसे लोक गायिका बताना या एक्टिविस्ट बताना या क्रांतिकारी बताना, ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने जैसी बात होगी। तो मैं समझती हूँ कि वो दर्शक जो हैं वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, मैं जो है 2018 के बाद से मैंने शुरुआत करी थी, तो भोजपुरी में लोक गीतों से ही अपनी शुरुआत करी थी। मुझे लगता है कि 5-7 साल हुए होंगे ये जो पूरी यात्रा है। तो मैंने भोजपुरी गीतों से ही, और अभी भी मैं भोजपुरी गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, ऐसा नहीं है। हालांकि तब मैं थोड़ा सा जो पारंपरिक लोकगीत होते हैं, मैं बिहार से आती हूँ और मैं भोजपुरी बोलती हूँ, तो वहाँ पे शादियों में गाए जाते हैं गीत, है ना, सोहर गाए जाते हैं, खिलौना गाया जाता है। जैसे बच्चा जन्म लिया है तो बच्चे के जन्म पे सोहर, खिलौना, चैता, ठुमरी, कजरी, ये सब गाया जाता है। तो वो सब भी मैंने गाया है। थोड़ा शुरुआत में जाते हैं, चलिए। हाँ, कि एकदम आप कब पैदा हुई, आपने कोई ट्रेनिंग ली, कैसी जर्नी थी? क्योंकि आपने बताया भभुआ से हैं आप, भभुआ यूपी के पास भी है, और ऐसी कोई जगह तो है नहीं जानने वाली कि हम बता सकें हाँ सासाराम के पास है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो। अभी क्या हाल है? आई एम श्योर कि आप जाती भी होंगी, तो क्या हाल है आपका? बचपन कहाँ बीता, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और फिर अभी जो आप है, अभी लखनऊ में रह रही हैं, पूरी यहाँ तक की जर्नी। ठीक है। देखिए, 8 मई 1997 को मैं पैदा हुई हूँ। अच्छा, कई बार लोगों को यकीन नहीं होता, लगता है कि अपनी उम्र छुपा रही है, 28 साल की तो नहीं है। हाँ, कई बार पहले तो सबसे पहले लड़कियां कोसेंगी कि भैया इसने उम्र मैंने पूछा नहीं। ओके, कोई बात नहीं, मुझे लेकिन बताने में कोई हर्ज नहीं है। खैर, तो मैं जंदहा गांव में पैदा हुई हूँ। भभुआ जिला हमारा पड़ता है, और हमारी जो है पढ़ाई लिखाई शुरुआत की गांव से ही हुई। इसके बाद फिर जो है मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीएससी किया मैंने 2018 में तो ग्रेजुएशन। कितने साल में आपको डिग्री मिली? नॉर्मली बिहार में बहुत पॉपुलर है ना, नहीं, तो फिर कि मैंने 3 साल का कोर्स 5 साल में खत्म मैंने होता है। यूपी से किया। अच्छा तो बिहार वाला नहीं, इलाहाबाद? नहीं, कानपुर से। तो फिर वो रहा। इसके बाद से मैं थोड़ा सा, मुझे लगा था कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक की तरफ है, तो मैं कोलकाता चली गई थी म्यूज़िक सीखने के लिए। और वहाँ पे हमारे, ये मैं हमेशा ही इसका जिक्र करती हूँ, वहाँ पे हमारे एक टीचर थे, और वो बड़े बड़े बाल रखते थे सर, और वो हारमोनियम बजाते थे, और वो सरगम मुझे सीखना था, क्योंकि म्यूज़िक की शुरुआत करनी है तो आपको वो जी, वाद्य यंत्र, हाँ, वो सारी और ये चीज़ें। आपका पहला इंट्रोडक्शन था म्यूजिक से? हाँ। तब मैं 21 साल की थी, ये मुझे याद है। तो हाँ, ये ऐसे जैसे बिहारी परिवार में एक तो म्यूजिक और ये सब के बारे में आप सोच रहे हो, अगर 18 साल, तो ये तो ऐसे ही गुनाह था, तो क्यों ये गुनाह में साथ दिया माँ पापा ने? मैं बताती हूँ, मैं पूरी जर्नी, आपने जो पूछा है मैं बताती हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे गई, तो वो सर सरगम वगैरह जब बजाते थे तो मुझे बहुत हंसी आती थी, जब वो आलाप लेते थे, सारे गामा, शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं ना वो लोग, तो वो बहुत मुझे हंसी आ जाती थी। तो मुझे वो बाहर एक दिन भगा दिए। जब बाहर भगा दिए तो फिर मैं गाँव आ गई। मैंने कहा मुझे ही नहीं सीखना है म्यूजिक। मैं गाँव आई, और क्यों भगाए? क्योंकि अक्सर मैं डिस्टर्ब करती थी बच्चों को, मैं हंस देती थी। मुझे लगता था कि मतलब माफी चाहती हूँ, मतलब म्यूजिक का अपमान कर रही थी? अपमान नहीं कह सकते हैं, और शास्त्रीय जो संगीत होती है ना सर, वो हमारे लोग। अच्छा, आप मुझे सर कह के बुला रही है क्योंकि अब मैंने आपको अपनी उम्र बता दी? नहीं, मैं सामान्यतः भैया करके बात करती हूँ। चलेगा भैया चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई। तो मतलब नागेन भी बुला सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सर मत बुलाइए भाई। ठीक है। तो फिर मैं गांव चली आई, और गांव में एक मेरी सड़क है जो हमेशा ही बहुत गंदी रहती है। जैसे जिनके घर में शौचालय है वो भी वहीं आकर के शौच करते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक गीत लिखा और गाया, और फेसबुक पर अपने अपलोड किया, और लोगों ने वहाँ से मुझे पसंद करना शुरू किया और कहा कि बहुत अच्छा लिख रही हो, बहुत अच्छा गा रही हो, बेरोजगारी के मुद्दे पे गाओ, महंगाई के मुद्दे पे गाओ। बिहार में जो है वो पेपर लीक की समस्या है, बच्चे जो हैं वो सड़कों पे मार खा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है उन पे।
और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया पेपर कैसे लीक हो जा रहा है, भर्ती क्यों नहीं निकल रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी शादी नहीं हो रही है, घर में तिलकहरू नहीं आ रहे हैं। बिहार में बड़ा मुद्दा है शादी वाला। हाँ, बड़ा मुद्दा है सर। हमारे ही गांव के कई सारे बच्चे जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे पड़ोस के हैं, वो इलाहाबाद गए पढ़ने के लिए, उसके बाद वो दिल्ली गए पढ़ने के लिए, उम्र उनकी 34-35 साल हो गई, वापस वो लौट आए, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके सिर के बाल जो है उड़ चुके हैं। हाँ, बस ये सही स्ट्रगल में उड़ चुके हैं। हाँ, और उनकी शादियां नहीं हो रही हैं सर। तिलकहरू, हमारे यहाँ तिलकहरू बोला जाता है, मुझे नहीं पता आपके साइड में क्या बोला। आप कहाँ से हैं सर? जहानाबाद। जहानाबाद। ओके ओके, तो आप समझते हैं, हाँ, मतलब मगही बोलना तो हमने थोड़ा छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा। लेकिन मतलब समझ में आता है। जैसे अब जब तक माँ बाप थे तब तक आप बात करते थे फोन पे, तो आप भी कोशिश करते हैं मगही बोलने की, लेकिन अब वो छूट गया है। जी जी जी। लेकिन कभी कभी हम लोग भी मतलब बोलने की कोशिश करते हैं, समझ में तो बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। तो हमारे इधर भभुआ साइड में तिलकहरू बोलते हैं, तो तिलकहरू द्वार पे नहीं आ रहे हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो ये सच में बड़ा मुद्दा है। हाँ, मतलब पलायन भी मुद्दा है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे तो हैं ही, पर ये सब भी मुद्दे हैं जिसको गौर नहीं किया जाता है। जी। तो फिर हुआ क्या वहां पे? आपको सपोर्ट मिला परिवार से कि भैया जाके संगीत सीखो? बंगालियों में तो ठीक है, वहाँ काफी ज्यादा प्रोत्साहन है, लेकिन बिहार में, यूपी में अगर आप डॉक्टर नहीं हो या इंजीनियर नहीं हो या आप आर्ट्स लेने की भी सोच रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, इतना सपोर्ट नहीं था, और मैंने बहुत बार बताया है कि नहीं पसंद था शुरुआत में। जैसे मुझे याद है एक बार मेरे भाई ने कहा था, अच्छा देखिए हमारे इधर क्या होता है ना कि बेटियों को पढ़ाने का भी बहुत ऐसा कल्चर नहीं है कि हाँ चलो बेटा है तो जाए, वो दिल्ली में जाके तैयारी कर, उसको तो कमाना है, बेटी है तो बीएड वीएड कर ले, कहीं मास्टर वास्टर। तो 18 साल तक की जब थी, तो उस समय तक पढ़ाई कर रही थी, तो आपका लक्ष्य क्या था? कि शादी करनी है जाके इसलिए पढ़ाई कर रही हो, कि कुछ नौकरी करनी है? सच बात ये है कि उस समय की जहाँ तक बात है, वो लक्ष्य मैंने बहुत ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया। उस समय उतना क्लैरिटी नहीं था। हाँ, डिसाइड नहीं किया था। और अमूमन मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही अब फिर एक दिमाग खुलता है कि अच्छा ठीक है, अब कहाँ जाना है हमें, अब कैसे क्या चीज़ें करनी है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद से मेरे घर में ये था कि बीएड कर लो, टीचर बन जाओ। मुझे बीएड लड़कियों के लिए एकदम परफेक्ट, हाँ एकदम सुरक्षित जॉब है। लेकिन मुझे बीएड शब्द से ही बड़ी चिढ़ हो गई थी। मेरी जो है बुआ बीएड कर रही हैं, मेरी जो है जो भाभियाँ आ रही हैं वो बीएड कर रही हैं, सब बीएड एमएड हैं। ये और बीएड एमएड है, और ऐसा नहीं है कि जॉब मिल गया है, डिग्री है, डिग्री है, नहीं ऐसी डिग्री बीएड। तो मुझे लगा कि ऐसी डिग्री मुझे नहीं चाहिए, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ नया करते हैं। तो इसकी मैंने शुरुआत करी, लेकिन हाँ 2-4 महीने बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि वो म्यूज़िक मुझसे हो नहीं पाएगा, वो जो है बन नहीं पा रहा है मुझसे। और सर ने भी मुझे कहा था कि बच्चा तुम बहुत क्लास डिस्टर्ब करते हो, तुम बाहर जाओ। तो फिर मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने भगा ही दिया था कि तुम मतलब कोलकाता से ही बाहर बिहार भाग जाओ, लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा था आपको सिखाने में। हाँ, उनको भी मजा नहीं आ रहा था ये आपको सिखाने में। नहीं, मैं फेल हो गई उनसे, मतलब जो मतलब ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। तो आपको यही लगा कि कुछ आपके साथ मतलब कि बिहारी हुए तो इस वजह से भी कुछ बढ़ता हुआ? नहीं, ये मुझे सच में नहीं लगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं। और मेरा एक्सपीरियंस है कि कलकत्ता में अगर आप बंगाली नहीं बोल रहे हैं तो बस में भी यात्रा करना, मैं मतलब बहुत पुरानी बात बोल रहा हूं, 2006-7 की मैं गया था कोलकाता, जब लोग जाते हैं एग्जाम्स देने, तो उस समय काफी दिक्कतें होती थी। अभी पता नहीं क्या सिचुएशन, पर सौभाग्य से मेरा अनुभव मतलब अच्छा था। सर मेरे कहते थे कि बेटा म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती है। हाँ, उनकी ये बात मुझे हमेशा से जो है वो याद है। नहीं सर की तरफ से वो मुझे हंसी आ जाती थी, वो आलाप। लेकिन हंसी आती क्यों थी? मैं बता रही हूँ, हाँ वो मैं बता रही हूँ। जैसे सारेगामापा, अब वो जो पा कर रहे हैं, लंबा पा किए जा रहे हैं, तो कैसे बता? इट वाज लाइक कंटिन्यूअस फॉर 1 मिनट और समथिंग। हाँ, मतलब वो तो भैया गुरु है ना, उनको तो आता है। अब हमें बच्चों को सिखा रहे हो कि पा 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 पा,
ऐसे हो रहा है। माफ कीजिएगा, जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, मैं अपमान नहीं कर रही हूँ सर, ये पर मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैं बस इतना बता रही हूँ। बहुत से बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं, और आप बहुत अच्छा कीजिए। मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ वो जो एक विधा आपका है। कैसे डिफरेंट है? आपका मैं वही जो कला है, हाँ, ये कैसे डिफरेंट है? इट इज नॉट बेस्ड ऑन दैट, मैं मतलब बताती म्यूजिक के बेस पे नहीं, इट इज मोर अबाउट व्हाट यू आर एक्सप्रेसिंग एंड योर वर्ड्स। मैं बताती हूँ। जैसे सर, शास्त्रीय संगीत में ना आपको व्याकरण पता होना चाहिए जी। व्याकरण के साथ आपको संगीत करेक्ट, का व्याकरण। हाँ, संगीत का व्याकरण, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, एकदम जानकारी नहीं है। और मैं बहुत सम्मान करती हूँ जब मैं शारदा सिन्हा जी को देखती हूँ, मतलब अभी नहीं रही वो, लेकिन वो जब गाती हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी जो हैं महान विभूतियाँ हुई हैं, तो मैं उनको जब देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है काश कितना सुंदर ये गा रही हैं। पर हाँ, हर कोई नहीं सीख सकता उस चीज़ को। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी भोजपुरी में अपने तरीके से जो मुझे आता है, जिसमें मैं सहज हूँ, मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं बेरोजगार, और अपने गीत में खुद ही लिखती हूँ जी। तो मैंने इसकी शुरुआत आर्ट वजह थी या ये था कि एक करियर? ये देखिए, अच्छा है, ऐसा सवाल मुझसे कभी पूछा नहीं गया, तो मैं ठीक बता नहीं पाऊंगी। लेकिन इतने दिन हो गए, अब तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी, अच्छा, और मैच्योरिटी आती है हर एक इंसान में उम्र के साथ। तो आज अगर आप सोचती है, तो ये जो फैसला आपने लिया था, उसका रीजन आर्ट था या एक करियर, जो कि हम सब अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं या कमाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि करियर जैसा तो नहीं था, क्योंकि कई बार तो हमारे अपने ही हमें बहुत हतोत्साहित ये बात कह के कर देते थे कि भोजपुरी का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, भोजपुरी तो आजकल कौन सुनता है। मतलब मेरी अपनी जो चाचा वाचा की बेटियां हैं, उन लोगों को यूट्यूब पता नहीं होगा ना, पता नहीं था कितने पैसे कमा सकते तो हाँ, मतलब उन लोगों का ऐसा कहना होता था कि भोजपुरी में कौन सुनता है, भोजपुरी तो गंवार लोग बोलते हैं, तुम क्या भोजपुरी में। मैंने कहा नहीं, ठीक है, मैं जो लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों के मन की बातें हैं, जो लोग अपनी जबान से हाँ नहीं कह पा रहे हैं, उनके मन में एक किस्म का डर है, एक भय है, मैं उनकी आवाज बनूंगी। और इसके बाद ये जो दिशा है, वो जहां जा रही है उसको जाने देते हैं, उस पर मैंने कंट्रोल नहीं किया कि यही दिशा मैंने अपने लिए निर्धारित किया हुआ है, इसी दिशा में बढ़ना। नहीं, लोगों ने बल्कि मुझे दिशा बताया कि बेटा, ये कमेंट्स आने लगे तब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल मुझे याद है जब मैंने वो शौचालय वाला जो स्वच्छ भारत मिशन, उस समय बड़ा मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। मैं 2 साल, पता नहीं आपके गांव में कितना बदला, और मैं जहानाबाद में, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रेगुलर जाता हूँ, लेकिन 2 साल पहले मैं गया, और जो मैंने मंजर देखा कि हमारी गाड़ी ऐसे रास्ते से जा रही है, और दोनों साइड्स रात के 7:30 बजे शाम के दोनों साइड औरतें, इट इज़ सो सैड, बेचारी हैं, और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पे बस मुझे वही दिख रहा है। तो अभी भी ये सिचुएशन है मेरे आपके गांव में? अभी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बस, मेरा यही कहना था कि मैं महिलाओं को अगर अपने गीत के माध्यम से जागरूक कर सकती हूँ तो मैं वही काम कर सकती हूँ, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं लाठी डंडा लेकर के निकल जाऊंगी, वो सब मेरा काम नहीं है ना। कानून बना देना या चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, पर मैं देख रही हूँ कि मेरे गाँव की एक 200 मीटर लंबी सड़क है जो 12 मास, ठंडी गर्मी बरसात, वो गंदा रहता, आप नाक बंद करके ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि उनके घर में शौचालय नहीं है। क्या वजह लगती है आपको? एक तो ये मानसिकता या हमारी बदल नहीं सकती, या हम, कई बार तो मुझे क्या लगता है आपको पता है, जैसे हमारे गांव में 2 पट्टी है, एक ये और एक ये, और दोनों पट्टी की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं या पुरुष भी, तो वो शाम के टाइम एक ना मिलने का भी मौका मिल जाता है। मतलब ये भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है। हाँ, कई बार तो लोग उस उद्देश्य के लिए आते भी नहीं होंगे, पर आए हैं। मोदी जी तो इसको मतलब असफल ही होने वाले हैं। वो कुछ भी करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान फेल ही करेगा। मतलब मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया था कि इन लोगों को मतलब मैं जागरूक कर सकूं। तो
हाँ चलता लेकिन है। इसमें तो पूरी मैसेजिंग ही बदलनी पड़ेगी कि घर पे बात करो। क्या ना, जैसे महिलाओं को कई बार क्या होता है, उनके हमारे यहाँ पुरुष बहुत कंट्रोल करते हैं कि दिन के समय में तो एक घर से दूसरे घर में वो जा ही नहीं हाँ, सकती, हाँ, है ना। हाँ। तो शाम ढलते ही हल्का सा घूंघट लेके उस पट्टी की फलानी चाची से तो ये कोई समस्या नहीं है, मतलब बिहार में देखिए फिर से बीजेपी जीत भी गई, नीतीश जी फिर से आ गए, तो ये कोई समस्या नहीं है। दिस इज हाउ वी आर। आपके गाने लिखने का फायदा नहीं है। हाँ, मेरे गाने लिखने का फायदा क्या बात करें। कोरोना आया तो मेरे गांव में अभी वो नहीं रही, उनका देहांत मैंने वो आई वांट यू टू प्लीज, सॉरी, और जो मैं अंग्रेजी, मेरे दर्शक आई एम श्योर वो बहुत गुस्सा भी होते हैं जब वो सुनते हैं कि अंग्रेजी के ये बातें, मतलब अंग्रेजी में क्यों बोल रहा है, बट मुझे माफ़ करिएगा, जो ये आदत है मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो कोरोना पे और काफ़ी बेरोज़गारी से रिलेटेड जो भी आपने बोला था, वो गाना इट हिट्स अ पर्सन। तो अभी बात हो गई, इसलिए मैं आपको बीच में रोक के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उसको जरूर मैं उसको भी सुनाऊंगी। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि चीज़ें कैसे असर करती हैं नहीं करती हैं, मैं वही बता रही हूँ। जैसे आपने कहा ना कि हाँ ठीक है, मैंने गीत गाया, एकदम सही बात है, स्वच्छ भारत मिशन जो है बड़ा उसका प्रचार प्रसार भी हुआ, लेकिन धरातल पे बहुत जो है सॉलिड कुछ, मतलब मेरे, अगर मैं अपने गांव की बात करूं, लेवल का काम करने का जरूरत है हमें, मतलब ये तो मुझे लगता है कि धरातल पे बहुत अलग ही मतलब है ना सिचुएशन। हाँ, लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति को अवेयर करना पड़ेगा कि आपका पर्यावरण जो है उससे दूषित हो रहा है। पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता होनी चाहिए, उनकी स्वयं की जागरूकता होनी चाहिए, है ना। मुझे नहीं लगता कि आप होर्डिंग लगा करके, आप 2-4 स्लोगन लिख करके गांव देहात में जो महिलाएं हैं आप उनको जो है समझा पाओ। उनको एकदम व्यक्तिगत रूप से आपको जागरूक करना पड़ेगा कि आपको समस्या होगी, आपके पर्यावरण को समस्या है ना, आप समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें बहुत विचार करने की बात है और वो उसमें बहुत बहुत समझने की ज़रूरत है ना। फिलहाल कोरोना आया, मैंने मेरे गांव में वो नहीं रही, उनका देहांत हो गया, तो उन्होंने शुरू किया कि मोदी जी ने कुछ ऐसा छोड़ दिया जिससे कोरोना हो रहा है। आप समझ रहे हैं, गांव में मास्क अगर आप पहन करके घूम रहे हैं, छोड़ दिया मतलब कि ये मैसेजिंग वहाँ पे एंटी मोदी ऐसा कुछ मैसेजिंग की क्या, मतलब अफवाहें, व्हाट्सएप अफवाहें कह सकते हैं। लेकिन वो भी तो ये नहीं फैला गया कि थाली बजाने से ठीक भी हो जाएंगे। मैं वही बता रही हूँ, ये शुरुआत की बात है। ये 21 में हुआ था ना, 19-21 20 में 20 में शुरू हुआ था। तो ये हाँ, हमारे गांव में ऐसा ही है, 4 लोग ताश खेल रहे हैं बैठ करके, ऐसे ताश खेल रहे हैं, और एक अफवाह किसी के मन में आया कि अरे मोदी जी तो कोरोना छोड़ दिए हैं। हल्ला हो गया, मोदी जी कोरोना छोड़ दिए, जैसे नहीं महिष्मति की वो मधुमक्खी छोड़ दिए, वो मधुमक्खी काट लेगी और कोरोना हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मोदी जी ने कोरोना नहीं छोड़ा है। ये एक मतलब एक चीज और, अगर आप उस दौरान की मैं बात बता रही हूँ, अगर आप बड़े जागरूक हैं और मास्क पहन करके बैठे हुए हैं, आपसे लोग दूर भाग जाएंगे। इसको यही बीमारियां है, इसको कोरोना हुआ है, आप समझ रहे। तो उस दौरान मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए कि कोरोना महामारी धधकता सगरी नगरिया, ये वाला वीडियो लगता है कि बीजेपी वालों ने देखा नहीं आपका कि मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हो, बता रहे हो कि भाई मोदी जी ने कोरोना नहीं फैलाया। हाँ, पर मुझे लगता है कि ये बहुत बताने की जरूरत थी उस वक्त। हाँ, ये तो गलत बात है, मोदी जी कोरोना नहीं। आपके ऊपर केसेस हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ी जो है वो उदारता से पेश आना चाहिए। मैं कुछ भी ऐसा गैर लोकतांत्रिक काम नहीं कर रही हूँ और मैं किसी भी संवैधानिक दायरे का उल्लंघन नहीं कर रही हूँ। मुझे अपनी सीमाएं पर डिटेल में जाएंगे। हाँ। Let's stay to when you were 22 around, right? It is around 22. हाँ। तो ठीक है, अगला सवाल क्या है आपका? हाँ, वो गाना हम सुनना चाहते हैं और दर्शक तो ऑफ कोर्स दे मस्ट बी वेटिंग कि भाई कैसा बंदा है, अभी तक बोला नहीं कि अच्छा। अच्छा, देखिए एक चीज़ और है। अच्छा, 5 साल हो गए तो मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, लेकिन मैं एक लाइन में आपको सुनाती हूँ। अच्छा, आपने बताया होता तो मैं उसको ऐसे अपने व्हाट्सएप पे उसको लिख करके भी लाई होती, लेकिन हाँ एक लाइन, बट वी कैन टेक टाइम। ठीक है। धधकता सगरी नगरिया हो, कोरोना महामार हो गइल,
अरे जीएम डीएम सीएम पीएम के ऑर्डर मान ले हूँ जनता करे हूँ ना निरादर ला 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 कोरोना महामार हो गई। अरे धधकता सगरी नगरिया हो कोरोना महामार हो गई। ऐसे करके मैंने उसको गाया था, मैंने लंबा गीत लिखा था। उसमें मैंने जो है लोगों को ये बताने की कोशिश करी थी कि देखिए ये महामारी है, ये कोई मधुमक्खी नहीं काट ले रही है कि हाड़ा बिरनी का छत्ता है और वो उड़ के चला जा रहा है और आपको काट लिया, आपको काट लिया, आपको काट लिया, है ना। वो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, थोड़ा सा हाथ को सैनिटाइज करना है, थोड़ा सा बचना है। किसी को अगर थोड़ा सा शंका लग रही है तो उसको थोड़ा सा दूर रहना है। तो वो एक मैसेज देने की मैंने कोशिश की। तो वो बात की बात है कि अभी सरकार मेरे साथ क्या कर रही है, नहीं कर रही है। मैंने तो ये भी कहा था कि मोदी जी कहले इन्हें उन्हें नहीं जाना, घर ही बैठ देशभक्ति निभाना। ये इस तरह के भी मैंने गीत लिखे थे। पर ठीक है सर, आपका एक वो इमेज बन गया, एक ब्रांड अवेयरनेस जो है आपके बारे में कि आप एंटी मोदी हैं, जिसको मुझे लगता है कि देखिए भाजपा के पास उनकी बहुत बड़ी फौज है, उनकी बहुत बड़ी आईटी सेल है। उसके वो जिनके बारे में जो परसेप्शन बनाना चाहेंगे वो सफल हो जाएंगे। और उस तंत्र से लड़ना मेरे अकेले वश की बात नहीं है। हम जाएंगे डिटेल में। हाँ। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी ऑफ कोर्स जब आप थी लखनऊ में तो वो वायरल भी हुए थे, उस पर भी जाएंगे। अभी हम हैं आपके करियर के बिल्कुल शुरुआती दौर में और अब आपका टेक ऑफ भी हुआ। तो काफ़ी समय आपने दिल्ली में भी बिताया और फिर आपका करियर का या लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी आपकी शुरुआत आई थिंक दिल्ली में ही हुई। हाँ, अगर तो बताइए। अच्छा, ओके। प्यार पनपा, दिल्ली की कौन सी गलियां, कहाँ रहती थी, कहाँ मिले, कितना टाइम स्पेंड किया और फिर घर से क्या क्या मुसीबतें आई क्योंकि एक बिहारी लड़की और लव मैरिज करना चाह रही है। और मैं तो ये भी समझना चाहूँगा कि जो जात है आपकी, कास्ट, वो तो सेम थी, फिर क्यों भाई इतने लफड़े हो गए? सर दरअसल यही सवाल मेरा भी होता है। अब मेरे मन में अभी भी ये बातें आती हैं और मैं किसी को जब बताती हूँ तो लोग भी यही बड़ी उत्सुकता होती है उनकी कि ऐसा क्यों हो गया यार, दोनों तो सामान्य जाति से आते हो, फिर क्या कीजिएगा। मम्मी मेरी अगर ये इंटरव्यू देखेगी फिर बोलेगी फिर तूने बोल दिया, फिर तूने इस मुद्दे पे बोल दिया। अच्छा, वो बहुत हर्ट होती हैं। मैं जब भी बातें करती हूँ तो वो मना करती हैं कि सब। अच्छा, आपको पता है तो अभी भी आपसे खुश नहीं है क्या? नहीं, खुश हैं, वो खुश हैं, वो बिल्कुल खुश हैं और दोनों परिवारों के बीच में भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन उनको लगता है कि थोड़ी बेइज्जती तो मैंने उनकी कर दी है। आपको पता है मीडिया में मैं बोलती थी कि मैंने प्रेम विवाह किया, मेरी मम्मी मेरे गांव में अलग से बोलती थी ना प्रेम विवाह। और गांव के लोग भी तो सोशल मीडिया चलाते हैं, वो देखते हैं कि भाई नेहा कुछ अलग बोल रही है, इसकी मम्मी जो है ना वो तो ऐसे ही बोल दी हो। ये तो नहीं बोला फंसाले लग हमार बुचिया के। हाँ, क्यों नहीं सब बिल्कुल। मम्मी जो है उसे फोन वोन फेंक देना, तोड़ देना, वो सब हुआ। पिटाई विटाई मतलब भी हो गया? हाँ, मार खाई हूँ। जागरूक लड़की होने के काफी जो है वो संघर्ष हैं और मैंने संघर्ष किया बिल्कुल। तो कैसा था आपका शुरुआती दौर? कहाँ आप घूमती थी दिल्ली में? कहाँ अच्छा लगता था समय बिताना? मैं बताती हूँ, पुस्तक मेला लगा हुआ है जी। अभी भी आपको शायद पता होगा, भारत मंडपम में। हाँ। तो ऐसे पुस्तक मेला लगा हुआ था और मैं भी थी पुस्तक में, प्रगति मैदान में मैं भी गई हुई थी, हिमांशु जी भी आए हुए थे। तब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे और ऐसे वो भी कुछ किताबें पलट रहे हैं, मैं भी कुछ किताबें ऐसे देख रही हूँ। मेला है, किताबों का मेला, हम घूम रहे हैं, कुछ किताबें खरीद रहे हैं, नहीं भी खरीद रहे हैं तो बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो वैसा ही था। मुझे भी लगता है ना वो किताब लेने आए थे ना मैं किताब लेने आई थी, हम लोग ऐसे चाय वाय पी रहे हैं, एकदम गलचौरा टाइप चल रहा है। तो उनसे मेरी वहाँ से बातचीत की शुरुआत हुई। तो ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं होता कि पहली बार मैं आपसे मिलूंगी मुझे प्रेम हो जाएगा आपसे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट इट वाज स्टिल डेस्टिन्ड कि आप मिले। मुलाकात हो गई। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने बोला कि फेसबुक पे तुम्हारी क्या आईडी है, तो फिर वहाँ से वही घिसा पिटा जो चलता है। तो नहीं, आजकल तो इंस्टा मांगते हो ना लोग, इंस्टाग्राम। हाँ, तो इंस्टा आईडी भी, फेसबुक पे क्या आईडी? आपसे फेसबुक मांगा गया था। हाँ, तो फिर वहाँ पे थोड़ी बातचीत हुई, फिर नंबर हम लोगों ने एक दूसरे का।
तो फिर कॉल पे भी थोड़ी थोड़ी बातचीत होना शुरू हो गई। फिर हम पहले हम अच्छे दोस्त बने। हिमांशु जी भी कुछ कविताएं बड़ी अच्छी लिखते हैं वो। अच्छा। तो हाँ, तो वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए कविताएं मुझे भेजते थे, तो मैं पढ़ती ही नहीं थी। 6-6 महीने तक मैं कविताएं उनकी नहीं, मुझे लगता है हाँ ठीक है। ये लड़के बड़े ऐसे नहीं होते कि हाँ मिले नहीं कि कविताएं भेजने लगे, तो मुझे लगता है हाँ चलो ठीक है कोई तो बात कविताएं मतलब आपकी तरह क्रांतिकारी होती थी कि प्यार भरी नहीं। होती? प्रेम की कविताएं, तो प्रेम। कुछ याद है आपको कि याद भी नहीं रखा? नहीं नहीं, वो बड़ा ही एकदम शुद्ध हिंदी में कविताएं लिखते क्या थे। मतलब मैं क्रिंज तो नहीं बोलना चाहिए ना? नहीं, मुझे कविताएं नहीं याद है। अगर अच्छी होती तो आपको पक्का याद होता, एक तो जरूर सुनाती। हिमांशु जी बाहर है लेकिन ये वीडियो तो वो देखेंगे। अब सुनाई दो एक जो उन्होंने भेजा। मुझे सही में कविताएं नहीं याद है सर, मुझे नहीं याद है मुझे, पर मुझे ये याद है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट हिमांशु जी विल सी। मैं उनको मैनेज कर लूंगी, मैं बोलूंगी और बढ़िया कविता भेजी होते तो शायद मुझे याद होती, लेकिन हाँ मुझे उनकी कविताएं अच्छी लगती थी, पर याद नहीं है मुझे, यही सच बात है। तो वहां से बात होना शुरू हुआ। फिर हम दोनों को लगा एक टाइम के बाद, शायद 1-1.5 साल बाद, कि हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर मैंने अपने घर पे बताया, तो फिर वहां से शुरू हुआ सब। तो कैसे बताया? मैंने मम्मी को बताया कि अवध का एक लड़का है जी। उसका नाम हिमांशु है, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो आपकी हिम्मत नहीं हुई लिव इन में रहने की? एंड सर मुश्किल से हमारा ब्याह हो गया, हम उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं अपने परिवार का। आप कहाँ लिव इन की बात कर रहे हैं, नहीं हो पाया। दिल्ली आके तो बच्चियां स्ट्रांग हाँ, हो जाती हैं। बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती और है। एक ये भी होता है कि हम लोग सब छोटे शहर से ही हाँ 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 हाँ, तो ये भी होता है ना कि बहुत कुछ जो आप वहाँ नहीं कर पाए। अब जैसे हमारे लिए सर मैं आपको बताऊं, यहाँ के लोग लड़के भी अपने बाल सीधे करवा देते हैं जो कि गाँव आप बिहार में नहीं कराते। मैं आपको बताऊं, फोन पे 2 मिनट बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम था। वो लिव इन जैसा तो कुछ था ही नहीं, कभी हो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। जेनजी होके नहीं सोच सकी आप? तो मैं वही बिहार का जेनजी इज डिफरेंट। कह सकते हैं, बिल्कुल हाँ कह सकते हैं। अब मैं जहाँ से आ रही हूँ, मेरे मम्मी पापा जो है जिस तरीके का मेरे ऊपर एक बर्डन है और एक ताक झांक की भाई हम अगर कुछ ऐसे कर भी, मेरी मम्मी बहुत शार्प, ऐसे हम कुछ कर रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, किससे बात कर रही हो? तो समझ में आ गया। तो जब आपको पता है कि सामने वाला इतना ज्यादा ध्यान रख रहा है, तो फिर आप बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते हैं। मुश्किल से हम मिल लिए। तो एक तरीके से मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है ना। हाँ। कि हम बिहार में जो लड़कियां वो कैसे सोचती है, उनका सोच में भी एक दायरा बना हुआ है। सर सच्चाई यही है कि हमारे यहाँ आज भी प्रेम विवाह को, या कोई लड़की जो है अपने पसंद का लड़का चुनना चाह रही है, अपने पसंद का जीवन साथी चुनना चाह रही है, आज भी बहुत मुश्किल है। मैं तो अब उस लड़की का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो कोई जो है सवर्ण लड़की थी, किसी दलित युवक से उसको प्रेम हो गया था, तो उसके पिता ने उस लड़के को मार डाला। अब वो लड़की तो केसेस ऐसे कि अब लोग उसको इट इज नॉर्मलाइज्ड। हाँ, और हम तो बहुत एडवांस्ड कंट्री हैं, लेकिन बिल्कुल मतलब देखिए क्या विडंबना है सर। तो ये सब चीजें हैं हमारे इधर, तो वही हो जाता है कि भाई मार दो, लड़की है और तो बहुत गलत तरीके से किसी को प्रेम हो गया तो चरित्रहीन होगी पक्का, उसने उसको फंसा लिया है, गंदे शब्द भी बहुत गंदे। साथ भी ऐसे काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई। जैसे इलाहाबाद की कोई कंट्रोवर्सी थी कि आपका वीडियो नहीं था किसी हॉस्टल का, और नो सर ना, मैं आपको बताऊं, फिलहाल एक मेरे बारे में और अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, और मैं कभी भी नाम नागेन है। I'm sure we are meeting for the first time. ओके नागेन जी। तो मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ाते रहते हैं ये भाजपा के जो आईटी सेल ने। कुछ भी एक हॉस्टल कांड मेरे बारे में उड़ा दिया। मैंने कहा ना कि कोई भी नैरेटिव, कोई भी परसेप्शन, कोई भी नेगेटिव चीजें ये अफवाह। So don't you enjoy that? Let them do. मैं बता, I mean, आपको तो फिर एक ठीक है, एटलीस्ट you are an influencer in a way. मैं बताती हूँ, जहां से मैं आती हूँ ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। गांव देहात में लोग जो है उस चीज को वेरीफाई नहीं करते हैं। जैसे आप सच क्या है झूठ क्या है उससे कोई मतलब उससे उनको कुछ मतलब नहीं। जैसे आप हैं तो मैं समझती हूँ कि आप कोई भी न्यूज, कोई भी खबर जो है वो थोड़ी जिम्मेदारी से प्रस्तुत करेंगे, चेक करें। हाँ करेंगे आप कि क्या है नहीं है,
झूठ तो नहीं है, AI जनरेटेड तो नहीं है, बहुत सारी चीजें आज तो बहुत। और उतना होने के बाद आपको पता ही है कि न्यूज में भी क्या हो रहा है। हाँ, वही। हाँ। तो ये मेरे बारे में अफवाहें उड़ाते रहते हैं। और सच बात ये है कि मुझे हतोत्साहित करने के लिए, देखो लड़कियों को हतोत्साहित करना नागिन जी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस उनका चरित्र हनन करना शुरू कर दीजिए, किसी के भी साथ उसका नाम जोड़ दीजिए, 4 लोगों को यकीन है कि ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों ने हिमांशु की जो है वो जाति को लेकर के भी बहुत अफवाहें उड़े, मैंने कभी कोई सफाई नहीं दी। मैं कह रही हूं कि तुमको जो जाति पसंद आ रही है उसी जाति के साथ मेरा नाम जोड़ दो, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो कभी कहेंगे कि ये तो नेहा खान है, मैं कहती हूँ जाओ कहो मुझे नेहा खान, खान भी इसी देश के नागरिक है ना, आप समझ रहे हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे नेहा तिवारी बोल दो, नेहा कुशवाहा बोल दो, नेहा कुछ भी बोल दो। शादी में मतलब पिटाई विटाई होने के बाद आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई। तो केस वेस क्यों नहीं किया जागरूक महिला ने अपने पापा मम्मी पे, भैया पे? नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली जिस चीज को हम लोग घरेलू हिंसा कहते हैं बहुत बहुत नॉर्मल है कि मम्मी आई और एक थप्पड़ दे दिया। नहीं सर, मतलब वो देखिए मैं उनकी भी चिंताएं समझती हूँ। देखिए आप इस चीज को भी समझिए, जैसे लेकिन आप जस्टिफाई कर रही है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही। अब मैं जब बड़ी हो रही हूँ तो मैं एक चीज समझ पा रही हूँ। आपको पता है जैसे मेरी दीदी का बच्चा, मेरा अपना भी बच्चा नहीं है, हमारी तो 5 साल का है, वो एक दिन केक के लिए जिद करने लगा 12 बजे रात को। और मेरे मन में आपको पता है भाई क्या है कि नहीं मैं केक उसको दिलाऊंगी, केक में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक कांड मैंने सुना था कि कोई बच्ची थी, अपने जन्मदिन के अवसर पे केक मंगाया था और वो जी आपको पता है ना ये बहुत चीजें। आप सोचिए ना कोडेन सिरप में आप उससे बिल्कुल। तो मुझे वो उस चीज को लेकर के डर लग रहा था। अब बच्चा मुझसे जिद कर रहा है कि भाई मैं उसकी कैसी मौसी हूँ कि उसके लिए केक नहीं ऑर्डर कर रही हूँ। और केक कितने का आता होगा? 500, 1000 रुपए, 2000 यही आता होगा। आप समझ रहे हैं, बात पैसे की नहीं है, बात उस जिम्मेदारी की कि भाई वो मेरा अपना बच्चा है, उसको कोई समस्या ना होने पाए। उसको तो नहीं पता, वो तो जिद करेगा। तो देखिए अब मैं, जो आपने कहा कि आप जस्टिफाई कर रही हैं, नहीं, अब मैं जब बड़ी हो रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि आपका जो बच्चा है जो आपकी निगरानी में पला बढ़ा है, तो माई बाप को मेरी कमजोरियां भी पता है, मेरी जो है ताकत भी पता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि सामने वाला बंदा जो है, पीट देना तो जायज नहीं है ना। पीट देना, इस चीज को मैं कहीं से जस्टिफाई ही नहीं करती हूँ। ये चीज उन्होंने गलत किया। ये चीज माफी मांगी उन्होंने आपसे कि बाबू गलती हो गया, ऐसा नहीं हमारे इधर ऐसा नहीं होता है सर, हम अलग हैं। अरे हम अलग हैं सर। यही बदलने के लिए तो हम लोग बाहर आए। या मैं सच बताऊं सर, सच बताऊं, आदमी समाज से लड़ सकता है, परिवार से नहीं लड़ सकता है। नहीं लड़ पाएंगे आप, ये सच्चाई है। हाँ, लोग पॉडकास्ट आपका है, नहीं बताते नहीं, लेकिन होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी लोग मुझे कहेंगे कि ये कैसी दो तरह की बातें कर रही है, तो समाज बदलने की बात करती है और बहुत सारी चीजों पे बात करती है। और इसकी मम्मी ने, अब मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मार दी तो बदले में मैं उन्हें थप्पड़ नहीं मार सकती। बदले में मैं उनको जो है ये नहीं कह सकती कि तुम मुझे सॉरी बोलो। उन्होंने मार दिया, नहीं मारना चाहिए, मैं यही कह सकती हूँ। और भी बहुत सारे माता पिता जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उनके बच्चे बच्चियां भी किसी से प्रेम करते होंगे, किसी से दोस्ती होगी। पर आपको लगता है कि भारत में जैसे जब हम बात करते हैं ना कि सबसे खुश देश कौन से हैं, तो उसमें हमारा नंबर बहुत नीचे आता है। कहीं कभी क्या मतलब रेगुलरली पाकिस्तान के नीचे आने लगा। तो सरकार का तो कहना चलो भाई वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, हो भी सकता है। लेकिन आपको लगता है कि भारत में ज़्यादातर जो इंसान है, मिलेनियल्स हो या जेनजी हो, उन सब आधों के जो परेशानी है वो कि क्योंकि वो जिस बंदे से शादी करना चाहते हैं, बंदे शादी नहीं करना चाहते, बहुत बेसिक चीज उन्हीं के उसकी वजह से, या हमने हमारा समाज हमने जो भी बना रखा है कि वो जो शादियां नहीं हो रही पसंद की, उसकी वजह से सभी दुखी हैं। और बहुत सारा एक पॉपुलेशन है जो कि एकदम दुखी पड़ा बैठा है। लोग माई बाप फांसी लगा ले। मेरे तो अभी भी बहुत सारे ऐसे मुखर्जी नगर में दोस्त हैं, दिल्ली में दोस्त हैं, मतलब इलाहाबाद में दोस्त हैं। उनके जीवन की सबसे बड़ी बाधा यही है कि उनकी जो है प्रेमिका से उनकी शादी नहीं करने देंगे उनके घर वाले, उनके प्रेमी से उनकी शादी नहीं करने देंगे। वो अलग जाति के हैं, वो अलग धर्म के हैं। बेसिक चीजों में हम लोग जूझ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो हम बाद में करेंगे, आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें तो बिल्कुल सच बात है।
तो ये सब चीजें मेरे साथ भी हुई। लेकिन आपने सही कहा, लोग बिल्कुल ये सवाल बन सकता है लोगों का कि भाई नेहा तुम तो बड़ा समाज बदलने की बात करती हो, पर मैं मजबूर हूँ सर। मेरी माँ, आपके पिता या आपकी माता आपको थप्पड़ मार देंगे, आप बदले में थप्पड़ नहीं मारेंगे, आप रो लेंगे और सोचेंगे नहीं, घर छोड़ के चले जाएंगे ये करेंगे। तो नहीं, तो मैंने ये किया है, ऐसा नहीं है मैंने ये किया है। मैं बनारस भाग आई थी। यस। अरे तो कहानियां तो बताओ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे पहुंचे वहां तक? तो बनारस कहाँ गए? बनारस में 8-9 महीने में मैं वहां पर थी। मैंने कहा क्या कर रहे थे आप? मैं वहां घाट के पास जाके बैठे? हाँ बिल्कुल। कौन सा घाट सबसे ज्यादा पसंद है? 80 घाट। हाँ, मेरा भी फेवरेट। अच्छा, आपका भी? आपको पता है वहाँ पे एक ऊपर में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कि फ्रेंच फूड बहुत अच्छा मिलता है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बाटी चोखा वाला एक है, वो मेरा फेवरेट अच्छा। है। मैं वहाँ पे बाटी चोखा मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ भी जाती थी। मेरी एक फ्रेंड थी बनारस में रहती थी। अब तो बहुत बदल गया 80 घाट, पहले जैसा। अब पहले बहुत ही अलग माहौल था, इतने ज्यादा लोग। मैं बता रहा हूँ मतलब 2007 अच्छा। तो उस समय हम लोग जाते थे, 1 महीना बनारस में ही है और कुछ नहीं करना है, 80 घाट ही जाना है रोज। लेकिन इतने लोग भी नहीं होते थे। और अभी थोड़ा सा कमर्शियलाइज्ड भी हो चुका है, तो वो चार्म जो था वो बहुत अलग हो चुका है। हाँ, 80 घाट। हाँ, तो मैं ऐसे बैठी रहती थी, कभी कुछ इंटरव्यूज हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं मुझसे बातचीत करने। अच्छा, उस दौरान मेरा यूपी में काबा जो एक गाना है बड़ा लोकप्रिय हुआ, लोगों ने बड़ा सुना। तो अच्छा, गांव में हमारे नेटवर्क की भी दिक्कत होती, तो एक तो पहले मुझे उसकी वजह से भी भागना पड़ा था। तो मम्मी एकदम बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए नहीं, बनारस नहीं, सिर्फ इस उद्देश्य से तो नहीं मतलब नेटवर्क की दिक्कत इन द सेंस आपके काम में। हाँ, काम में। हाँ, काम में है ना। आप समझ रहे, मतलब फेसबुक पे मुझे कोई वीडियो अपलोड करना है या ट्विटर पे कुछ अपलोड करना है, वो जो है हो ही नहीं रहा है। ऊपर जाके ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो एक वो भी वजह थी। मुझे याद है वो सीन, मैं अपना जो है सामान सारा रख रही थी और मेरी मम्मी एकदम, वो शाम का वक्त था, मम्मी पूजा कर रही थी, घंटी वंटी बजा। कैसे भागी? मम्मी ने कहा नहीं जाना है। मेरे लेके भागी के बिना? नहीं, कपड़ा वपड़ा बाकायदा, मैंने गाड़ी बुलाया बाकायदा। अच्छा, वो लोग रोक नहीं पाए? मतलब मुझे याद है मम्मी बहुत रो रही थी। मम्मी ने पापा को फोन किया, फिर पापा ने हिमांशु को फोन किया और उनको डांटा कि तुम मेरी लड़की को बिगाड़ रहे हो। तो मैंने कहा देखो, अब मुझे क्रांति करनी है तो करनी है, मैं जाऊंगी। मैं निकल गई और मैं निकल ही गई। मुझे याद है ये चीज। हाँ, मम्मी रो रही थी। मम्मी ना थोड़ा सा रो करके थोड़ा दबाव बनाने का, आप समझ रहे हैं क्या, रो देंगे तो थोड़ा दबाव में आ जाए। मैंने कहा नहीं मम्मी। मतलब आप जा रहे थे उस समय, पिटाई नहीं हुई? नहीं, उस समय पिटाई नहीं, उस समय पिटाई नहीं हुई। मैंने कहा मैं जा रही हूँ और मैं काम के लिए जा रही हूँ। ओके। हाँ, ऐसा मैंने बोला था, मुझे याद है। तो मम्मी नाक कटा, सॉरी, मतलब लगता है लोगों को कि बाहर लड़की जा रही है, हम माफ करिएगा सर, लेकिन हाँ यही सच्चाई है, हम उसी बैकग्राउंड से आते हैं। नहीं, हम लोग सबका वही बैकग्राउंड है कि लड़की बाहर पढ़ने जाएगी। ऊपर से एक तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी जी, उन्होंने बड़ा गाना वाना गा करके बताया, लग बबुनी के लागल बशहर के हवा औरी पढ़ावा, कहनी की गौए में नौआ लिखावा औरी पढ़ावा। तो एक कॉन्टेक्स्ट में कि आप अपने बच्चे को, लड़कियों को पढ़ा रहे हो, यानी कि उसको जा भाई। अब वो जो है वो शहरी दामाद लेकर के आएगी। उनके गानों के ये लिरिक्स हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसका असर तो क्यों नहीं, जनरेशन टू जनरेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो स्त्री विरोधी गीत हैं ही। अरे आप अपने बच्चों को, जाएंगे उस पे भी डिटेल में, पूरा भोजपुरी पे हम लोग जाएंगे ओके। इसके बाद। हाँ, तो इस तरह के गाने भी, उनका भी बड़ा एक प्रभाव रहा ही है। तो अभी भी गाँव में लगता है कि लड़की बाहर जा रही है, मुंह काला करके आ जाएगी। अच्छा, पढ़ने नहीं जा रही है, वो मुंह काला ही करने के लिए। ये है मानसिकता सर। तो मैं उस बैकग्राउंड से लड़के झगड़ के, बहुत कुछ सह के मैं आगे बढ़ी हूँ। पर बहुत मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैंने जो जीवन साथी चुना वो बिल्कुल अनोखा, कमाल का इंसान है। तो कैसे, मतलब आप पे इतना भगवान मेहरबान हो गए? भगवान कोई शिकायत ही नहीं है? हस्बैंड से तो औरतों को इतनी शिकायतें होती हैं कि मैं आपको सच बताऊं सर, घर भी एकदम साफ रखते हैं। मैं वही बता रही हूँ सर। शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते। नहीं, ऐसा नहीं है। सिगरेट तो वो नहीं पीते हैं, पर शराब की रही बात तो वो कभी कभार वो पीते हैं। हाँ, ऐसा आप पीती है कि नहीं? मैं नहीं पीती। न बियर न वाइन, कुछ सर हमारे हिस्से वो ये मुझे पता भी नहीं है सब क्या होता है। मैंने बताया ना, मैं जहां से आती हूँ यहाँ पे ये सब ऑप्शन ही नहीं है सर।
थैंक यू जेंजी हमारी आंखें खोलने के लिए। हाँ तो हाँ, मैं ऐसी ही जेंजी, मैं बिहार की जेंजी हूँ। बढ़िया बढ़िया। नहीं इसमें मैं ये नहीं करेगा, ये तो बहुत अच्छी हाँ, बात है। हाँ। मतलब मैं तो हेल्थ के हिसाब से सोचता हूँ, उस हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। वी शुड बी कॉन्शियस। तो मतलब आपका हाँ। आप बिल्कुल नहीं पीती, या कैमरे के लिए बोल रही हैं दोस्तों के साथ थोड़ा चिल कर लेती हूँ? सच बताऊं तो टेस्ट ही नहीं किया? सच मैं वही बता रही हूँ आपको, मुझे कोल्ड ड्रिंक तक नहीं अच्छी लगती है, वो बहुत बकवास लगती है, मैंने वो तक नहीं पिया, वो शराब और तो वो मतलब दोस्तों से मिलते हो तो क्या फिर पीते हो? सर जैसे हिमांशु के जो दोस्त हैं, नागिन? हाँ, ओके, नागेन जी जो हिमांशु के दोस्त हैं, वो आपस में, अच्छा, जब उनके लिए जब पार्टियां होती है तो वो सहज है। नहीं, मैं नहीं पीती हूँ, वो सहज है। वो लोग अपना सच बात ये है कि वो घर पे तो कभी होता भी नहीं है। हिमांशु जी को अगर अपने किसी दोस्त से मिलना है, उनके 4 दोस्त आ रहे हैं, तो बाहर चले जाते हैं। तो हिमांशु जी कभी कभार शराब पीते हैं जी। मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, सिगरेट शराब, ओ हो, मैं अपनी मम्मी पापा की बेटी हूँ, मैं ऐसा कभी कभी सोच ही नहीं सकती। आप तो लिबरल हो, एक्टिविस्ट हो, तो क्यों नहीं, लेकिन वो सेहत वाला भी आपने जो तो कहा। आपका एंगल क्या, मतलब सेहत वाला कि मोरल सेहत सेहत, हाँ मैं समझती हूँ। लेकिन जो अगर कोई पीता है तो उसमें कोई आपको बुराई नहीं? सर आपकी अपनी जो है, हाँ जी। बिल्कुल, आप अपने फेफड़े खराब कर लीजिए, आप अपने लिवर जो है खराब कर लीजिए जी। मुझे माफ करिए, मैं नहीं खराब करूंगी। हाँ मुझे अपने फेफड़े और लिवर बहुत प्यार, वैसे ही इतना जो है हवा इतना गंदा हो गया है और ऊपर से ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा ऐसा है। हाँ लेकिन हाँ वो मतलब सेहत वाला मेरा रहता है। ओके, तो शादी वादी हो गई, उसके बाद क्रांति शुरू हुई, तो मोमेंट कौन सा आपको मोमेंट लगा कि यार लाइक मैं कुछ लिखा है बढ़िया और लोग उससे कनेक्ट करें, वो वाला मोमेंट कौन सा था? ये आपका शौचालय वाला था जब आप बिहार में थी वो, या बिहार में काबा और यूपी में काबा, या कुछ और, या हो सकता है जो हमें उतना ना पता हो, लेकिन समथिंग दैट रियली मेक यू फील, आपको लगा कि भाई मैंने कुछ लिखा है तगड़ा? मुझे तो वो अब तक नहीं लगा कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है। अच्छा। हाँ मुझे अब तक नहीं लगा नहीं है। लेकिन वो मोमेंट तो आया ही होगा ना जब लगा हो कि आई हैव अचीव्ड समथिंग। वो मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने यूपी में काबा लिखा था और गाया था तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। हाँ उसको बहुत पसंद किया था और उसके बाद से फिर मीडिया वाले भी मुझसे बातचीत करने के लिए आ गए, तो मुझे ये लगा कि ये गाना जो है लोगों को पसंद आ रहा है। पर ये नहीं है कि मैंने कुछ कमाल कर दिया है, कुछ तो एकदम कालजयी टाइप की रचना, नो, वो अब तक मुझे नहीं लगता है। मैं अपने गाने नहीं सुनती हूँ, मैंने गा दिया, अपलोड कर दिया, लोग उसको सुनते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो कैसे आपके गाने, हाउ विल यू रेट योर सॉन्ग्स? नहीं मतलब कैसे मैं आपको बताऊं? तो सुन के बोलेंगे ना कोई एक जनरल व्यूअर की तरह, आप बताओ कि हाउ विल यू रेट योर सॉन्ग्स? ठीक है, बहुत कमाल नहीं है सर अपने आप को कैसे कोई कमाल कह सकता है? हाँ, वो तो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। हाँ तो बस ठीक हमेशा है, हम लोग अपने हाँ ठीक है, आगे इससे कुछ और बेहतर करेंगे, इसमें थोड़ा सा और जो है हमारा गला है वो थोड़ा और खुल के आ सकता है। भोजपुरी में जो आपका योगदान है तो उसको आप कैसे देखती है? और जो बाकी के सिंगर सबके साथ तो अपने पंगे ले ही रखे हैं, रवि किशन हो या कोई और हो, मनोज जी हो, अक्षरा, सबके साथ आपके पंगे चल रहे हैं। और नहीं, मेरी दुश्मनी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन तो ये क्या है, लोगों को क्या समझना चाहिए कि ये बस ट्विटर पे रह जाता है कि सच में रियल लाइफ में आप कभी मिले और आपकी बात नहीं होगी, आप उनसे बात नहीं करते, क्या है? क्योंकि आप लोग सभी एक आर्टिस्ट के बैकग्राउंड से आते हो तो कुछ तो कॉमन फैक्टर है ही, भले आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो या आपकी जो विचारधारा है पॉलिटिकल कुछ भी हो जी। मैं देखिए इसमें एक बात कहना चाहती हूँ आपको, आपने कहा कि आपने पंगे ले लिए हुए, दरअसल व्यक्ति नहीं, आपको प्रॉब्लम उनकी, मैं बता रही, प्रॉब्लम उनके गानों से है कि उनकी पार्टी से है? मैं बता रही हूँ, क्योंकि उनके गाने समस्या डैमेज तो एक तरीके से किया है ना, ये तो आप मानती हैं कि वो उसने डैमेज किया। मैं वही बता रही हूँ, मुझे समस्या है कि जो भोजपुरी भाषा है हमारी, जिसको वो जो गंदे गीत गाते हैं वो भी उसको माँ माँ कहते रहते हैं कि ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ है, और आप उस भोजपुरी माँ को कभी लहंगा उठा रहे हो उसका रिमोट से, कभी चोली का हुक लगा रहे हो, होठलाली, काजर, बिंदिया, तो फिर भी थोड़ा सा रोमांटिक हो जाएगा सर, साया ब्लाउज करना
ये कहाँ तक ठीक बात है? ठीक, तो मेरी जो उनसे मेरा सवाल है उनसे मेरी बिल्कुल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो सामने से मिलेंगे तो मैं उनको हेलो बोलूँगी, भाई आप लोग ठीक हैं, थोड़ा आप लोग भोजपुरी का ख्याल रखिए, जिनको माँ कहते हैं कम से कम माँ की इज्जत किया कीजिए। लेकिन ये तो वही बोलेंगे ना कि भाई ऐसे ही गाने सुनते हैं, बिहारी क्राउड ऐसा है, क्या प्रॉब्लम है? मैं भी समझना चाहता हूँ, आप एक आर्टिस्ट के तरीके से समझाइए कि एक स्टेट में ना रेप होता है, सब कुछ होता है, सबके सामने हो रहा है, अभी पता है ऐसे ऐसे कहानियां, मैं आपको मतलब वहां जहाँ स्टेशन पे पॉर्न चल जाते हैं, कभी कुछ भी होता है, बिहार अजूबा है। हाँ। तो वहां पे मैं बता इस तरह के गाने लोग सुनना पसंद करते हैं। मैं बता रही हूँ आपको सर, तो इस तरह के जो गीत गाने हैं या इस तरह के जो गायक भी बहुत उभरे हैं, 2-4 लोग तो वो तो संसद तक पहुंच गए यही सब गंदे गीत गा करके। इसके बाद एक जो बड़ी भीड़ आई है उस पे जो मुझे समझ में आता है, इसकी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या। लोग बिहार में बेरोजगार हो चुके हैं, चाहे वो हमारी उम्र के बच्चे हों या हमसे बड़े बच्चे हैं, उनके पास जॉब नहीं है ना। तो उनको एक करियर क्या दिखाई दिया है, एकदम शॉर्टकट तरीका उनको क्या दिखाई दिया है कि कुछ नहीं करना है, आपको एक फूहड़ सा गाना है और आप वायरल हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे, अभी एक जिले में कई सारे स्टूडियो बने हुए हैं, क्या वो तो बहुत महान गायक हो गए हैं? नहीं, वो एक करियर के तौर पे उस चीज कौन से जिले में? हम तो वहां जाके थोड़ा नहीं, आप मेरे भभुआ जिले में आ जाइए, आप मेरे रामगढ़ में आ जाइए। हमारा थाना क्षेत्र जो है वो रामगढ़ पड़ता है और छोटा सा बाजार है सर, उसको जहाँ स्टूडियोज बने हैं, स्टूडियोज हैं ढेर सारे, पता नहीं फलनवा बेदर्दी, प्रमोद निदर्दी, अजीबो गरीब उनके नाम भी हैं। ओके, बेदर्दी, निदर्दी, सिरदर्दी, और सही में सिरदर्द मचा रखा है उन लोगों ने। गंदे लहंगा चोली, भाभी जवान, देवर परेशान। तो बिहारी मर्दों की प्रॉब्लम भी आपको लगती है? क्योंकि जो उनका जिस तरीके से उनको जो एक्सपोजर है या कल्चर है, ट्रेडिशन है, जिस तरीके से उनका पालन पोषण हुआ या उनके माँ बाप ने उनको समझाया लाइफ के बारे में या जो भी ज्ञान दिया, उस हिसाब से आपको लगता है कि प्रॉब्लम पूरी मानसिकता में ही है हमारे? मैं वही बता रही हूँ जी। तो ये एक गायकों की भीड़ हो गई, ठीक है। अब गायक जो गा तो रहे हैं, इनको सुन कौन रहा है? एक व्यक्ति है जिसको सुबह उठते ही फावड़ा लेकर के जाना है, उसके पास सर पता है शास्त्रीय संगीत जो कौन सुनता है? जिसके पास वक्त हो, ठहर के आलाप एक आदमी ले रहा है, रेडियो बज रहा है, चाहे जो भी बज रहा है, मध्यम ठहर के 30 मिनट का, 40 मिनट का, 1 घंटे का वो गाना सुन रहा है। वो संगीत का जो है वो रस ले रहा है आराम से, कहीं ठुमरी, कहीं कुछ बज रहा है, कुछ तो या नुसरत जी के गाने बज रहे हैं, ठीक है, आप फुर्सत में सुन रहे हैं। जिस व्यक्ति को एक दिन में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कमाना है, दिहाड़ी पे जाना है फलसा लेके, वो ढिच्चुक 5 मिनट में सुन के उसको भी चाहिए आनंद, ग्रेटिफिकेशन। हाँ, तो 5 मिनट में ढिच्चुक लहंगा चोली सुन करके एक कुंठा तो है ही, बहुत बड़ी आबादी कुंठित है, बहुत सी चीजों को लेकर अवेयरनेस नहीं, उस पर बातचीत ही नहीं होती है, आप समझ रहे हैं। तो 5 मिनट में ढिच्चुक सुन करके अपना वो धाए डीजे फलाना ढिमकाना टिंकू सब बजता रहता है, वो सुन के अपना मनोरंजन कर रहा है व्यक्ति, क्योंकि उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो आपकी तरह हमरी अटरी आप वो सुने, उसके पास फुर्सत नहीं है। तो एक ये भी चीज मुझे समझ में आती है। लेकिन हाँ, आपने जो ये पंगे वाली बात कही, मैं बार बार इस चीज को मैं कह रही हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष से मेरा पंगा है ही नहीं। मेरा सवाल है, जैसे भभुआ जिला से आते हैं माननीय सांसद मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी हैं, निरहुआ जी भी हैं, ये लोग, इन लोगों का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये लोग माननीय हो गए हैं। ये लोग जो है वो संसद की शोभा बढ़ाते हैं और ऐसे कटाक्ष कर रही है। नहीं, मैं तो उनकी तारीफ कर रही हूँ सर। तो ऐसे लोग जब स्त्री विरोधी गीत गाते हैं, लहंगा चोली गाते हैं, रवि किशन जी के आपने गाने सुने होंगे, वो लहंगा उठा देव रिमोट से, आपके माननीय सांसद मनोज तिवारी जी तो, लेकिन मनोज तिवारी जी कोई गाने तो कमाल गाते हैं। भोजपुरी गायकों की एक और बात मैं बताऊं, उनकी आवाज में बहुत समस्या नहीं है सर, वो बहुत अच्छी आवाज है उनकी, लेकिन जो लिरिक्स है
माफ करिए मैं बोल नहीं सकती, इतने गंदे गंदे उनके बोल होते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं और मम्मी पापा, एक बार ऐसा सीन हो गया था हमारे साथ, सरस्वती पूजा में इस तरह के गीत बजते हैं, भोजपुरी के गंदे गीत बजते हैं। हम लोग खाना खा रहे थे और क्योंकि मेरे पिताजी को भी भोजपुरी समझ आ रही है, मेरे भाई को भी इस भाषा की समझ है, तो एकदम ऑकवर्ड मोमेंट हुआ पड़ा है। लहंगा चोली टाइप बहुत गंदे बोल बजे जा रहे हैं, तो ये हो जाता है ना। तो इस चीज से दिक्कत है। मेरा सवाल है कि भाई आप लोग तो भाई बड़े लोग हो गए हैं, माननीय हो गए, कुछ तो सुधार कीजिए। और जो आपने एक दिशा दिखाई है और इस पे जो एक बड़ी सी भीड़ चल करके आ रही है, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। आप लोग तो माननीय हो गए, अब आप लोगों से तो इस पे सवाल भी नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने छोड़ दिए बहुत सारे लोग जो कि एस्पायर कर रहे हैं इनकी तरह बनने का। हाँ, और नहीं, बात ये है कि इन लोगों को कोई कॉलर भी नहीं पकड़ रहा है कि भाई भोजपुरी को क्या आपने दिया इतना गंदा क्यों, क्योंकि ये माननीय हो गए हैं और एक पार्टी विशेष से आते हैं, तो इन पे बहुत तीखा प्रश्न मैंने अब तक नहीं देखा है किसी भी न्यूज एंकर को या किसी रिपोर्टर को, किसी पत्रकार को तीखा सवाल पूछे कि ये गीत आपने कैसे गाया। और ये गीत गा करके, और एक पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, उस पार्टी से आप टिकट पा गए, कैसे पा गए, क्यों पा गए। आपको तो टिकट जाना चाहिए। आप 3 बार 4 बार के सांसद हो गए हैं, आपने भोजपुरी के लिए किया कि सर हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस एक आवाज भर उठा रहे हैं कि भाई हमारी भोजपुरी भाषा को बख्श दो। अच्छा, कोई भोजपुरी सिंगर, अब ऑफ कोर्स आप अभी के लेटेस्ट कुछ बताइए, क्योंकि शारदा जी तो अब रही भी नहीं, लेकिन अभी किसी का काम जिसका काम आपको पसंद आता हो, जिनका आपको लगता हो कि दे आर रियली डूइंग गुड वर्क इन। देखिए, आपने कोई भोजपुरी सिंगर ऐसे बोला, मेरे दिमाग में शारदा सिन्हा जी का नाम है। मुझे अब हर एक बिहारी के लिए वो फिक्स है। अब आप खुद सोचिए कि जब आप ये कह रहे हैं कि लेटेस्ट, और मेरे दिमाग में अगर कोई ख्याल नहीं आ पा रहा है, तो यानी कि सच में कोई ऐसा एग्जिस्ट, मतलब ये मेरे अनुसार हो सकता है किसी के लिए फलनवा गायक बहुत अच्छा काम कर रहा हो, ढिमकनवा जो है बहुत कर रहा हो, पर अभी जो मैं देख पा रही हूँ, शारदा जी थी बहुत अनमोल। बल्कि मुझे याद है जब उनका देहांत हुआ तो मैं भावुक भी हो गई थी, जैसे वो अपने घर की थी, ऐसा कि वो मेरी अपनी दादी थी, ऐसा मुझे फील होता था। छठ में सुन के बड़े हुए हैं हम लोग तो। पर अभी तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। और कुछ लोग जो अच्छा गाने की कोशिश किए, प्रयास किए, भाजपाई हो गए, वो भाजपा के सुर अलाप रहे हैं। हाँ, पॉलिटिक्स, साहित्य, मतलब साहित्य, गाना जो भी है, ये सब कुछ तो सेपरेट हो नहीं सकता। आप उसको प्रूव भी कर रही हैं। नहीं, तो आप मुद्दे के गीत गाइए ना, आप मुद्दे के गीत गाइए। आप किसी पार्टी का झंडा का गीत गाएंगे तो आप थोड़ा समझते हैं कि आप आर्टिस्ट है कि एक्टिविस्ट है। मैंने कहा ना कि सर आपको जो इच्छा हो, मैं पूरी तरीके से जो है वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपको जो समझना हो आप समझ सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, आपके 17-18 लाख फॉलोअर्स तो आई थिंक यूट्यूब पे ही हैं, और हर जगह आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? आप कौन हैं? लोक गायिका, आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर, एक्टिविस्ट? मैं गीत लिखती हूँ। मैं मुद्दों के, सामाजिक जो मुद्दे हैं, जो दबे कुचले, शोषित, वंचितों की जो आवाज़ है, जो वो नहीं उठा पाते हैं, कई बार मैं उसको गीत के माध्यम से उठाने की कोशिश करती हूँ, कई बार मैं अपने स्टेटमेंट के माध्यम से उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करती हूँ। अब उनको जो समझना हो वो, कई बार तो अब मुझे तो देशद्रोही भी कहते हैं लोग, तो जिसे देशद्रोही समझना हो। अब जैसे इंदौर में वो पानी वाली गंदा पानी पी करके लोग मर गए, उस पर मैंने बोला तो लोगों ने कहा देशद्रोही है। विमान दुर्घटना हुआ अहमदाबाद में, तो मैंने कहा कि सर ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करके, जब वो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। तो पहलगाम में अब तो बता दीजिए कितने केसेस हैं आपके ऊपर टोटल अभी? रउआ के ऊपर कितना केस बा? हमरा ऊपर अब इतना आप समझ ले ही कि इतना केस मुकदमा जरूर हो गई बा कि अंगूरी पे गिना ना सकेला। तू बन जाइबा बाहुबली। हाँ, मतलब मैं गीत वीत लिखती, बाहुबली से ज्यादा केस आपके ऊपर होंगे अब तो। कोई बिहार के बाहुबली कौन है? आनंद सिंह से ज्यादा। ये कितनी, मतलब ये कितनी अजीब सी विडंबना है सर कि एक लड़की जो गांव देहात की लड़की है, किसान परिवार से आती है, साधारण बैकग्राउंड से आती है। तो अब आप साधारण रही नहीं ना? साधारण कैसे? मैं साधारण ही हूँ सर, साधारण नहीं रही। अगर आपके पीछे
इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे या वो आपके पास साथ में खड़े हो जाएंगे आप आज आप इलेक्शन में खड़ी हुई तो, लेकिन इसका एक मीनिंग तो है आज के डिजिटल वर्ल्ड में, या इसीलिए हम बात भी कर रहे हैं क्योंकि पॉडकास्ट लोग सुनना चाहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो साधारण तो आप रहे नहीं, तो उस हिसाब से आप हाँ, पर मुझे लगता है कि मैं साधारण ही हूँ और इतने साधारण बैकग्राउंड से आने वाली लड़की का कनेक्शन पाकिस्तान से कोई जोड़ देता है, ये तो गद्दार है। मुझे याद है जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, मैंने सवाल पूछा आपने था, तो बोला क्या था एग्जैक्टली पहलगाम पे आपने क्या एग्जैक्टली मैंने बोला था कि बताइए प्रधानमंत्री जी, पहलगाम में आतंकवादी हमला हो गया, क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं? इतने सारे पर्यटकों के लिए, इतने सारे सैलानियों के लिए वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? यही मेरा ट्वीट था। और बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये जिम्मेदारी, ये जो जवाबदेही है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है ना सर कि कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है, इस बार भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो उसके बाद तो उन्होंने सीधे किया ना ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, फिर इसके बाद बिहार में आए और बिहार की धरती से अंग्रेजी में भाषण देते हुए धमकाया पाकिस्तान को उनका अपना, ठीक है। तब क्यों खुश नहीं है? धमकाया तो अंग्रेजी में वर्ल्ड को मैसेज दिया, तो दिक्कत क्या है? यही तो बात है सर, बड़ी अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि उसके लिए बिहार आना जो है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं था, और लोग भी कह रहे थे कि सर बिहार क्या आने की ज़रूरत थी, आप समझ रहे हैं। और ऐसे सर कुछ भी करेंगे आप खुशी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। उनसे मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मुझ पे भरोसा है, और वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते हैं कि बेटा इस मुद्दे पे तुम लिखो। कई मुझसे बड़ी उम्र के लोग भी, मेरी उम्र के लोग भी, कि नेहा इस मुद्दे पे लिखो। तो मैं तो बस उनका संदेश जो है, उनकी जो आवाज़ है, क्योंकि आपने कहा कि मुझे इतने सारे लोग सुनते हैं, तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर मुझे इतने सारे लोग सुन रहे हैं तो उनकी आवाज़ मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ। तो वही लोगों की दिक्कत है कि लोग बोल रहे हैं कि आप आवाज़ तो उठा रहे हो लेकिन केवल वन साइडेड उठा रहे हो, आप दूसरों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, और केवल आप बीजेपी के पीछे पड़े हुए हो, यू आर एक्टिविस्ट, यू आर, यहाँ तक भी बोल रहे हैं कमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ तक लोग बोल रहे हैं कि यू आर फंडेड, आपको पैसा दिया जा रहा है और आप अपना मास्टर प्लान बताओ। जैसे हमने पूछा कि नेहा जी से जो भी सवाल है आपके तो बताओ, तो उन्हें बोला कि आप बताओ कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, मेरी फंडिंग जो है, मास्टर प्लान क्या है। मैं बता, मेरी फंडिंग जो है ना वो जुकरबर्ग से आता है, एलॉन मस्क मेरी फंडिंग करते हैं। यस, ट्विटर से पैसे जो आते हैं, ट्विटर से पैसे आते हैं ना, ट्विटर से आने लग गया क्या? मोनेटाइज हो गया? हाँ, मेरा मोनेटाइज है, मेरा जो अकाउंट है। यूट्यूब से बेहतर है कि बुरा है? हमें भी बता दो। नहीं, यूट्यूब से बेहतर नहीं है। वो हाँ, उसका वो 14 दिन के बाद कुछ ऐसा कुछ रहता है उसका, वो पेमेंट का उसका कुछ मेथड अलग है। तो वो जुकरबर्ग जी हमें पैसे देते हैं और एलॉन मस्क जी देते हैं। देखो कितने बड़े बड़े लोगों से हमारा कनेक्शन है। अब इसमें भी कुछ रील वील काट देना। नहीं, बट इसमें भी तो फिर बोलेंगे ना कि आप एक्टिविज्म भी तभी दिखा रहे हो जब आपको उससे मोनेटाइजेशन है या पैसे कमा सकते हो। देखिए सर, तो क्या बेरोजगार रह के मर जाऊं? जाके फावड़ा लेकर के जो खेत कोड़ने लग जाऊं मैं, तब लोग खुश होंगे? गांव में जमीन है कि नहीं? गांव में जमीन है सर। कितने? मेरे घर पे मुझे लगता है, हमारे यहाँ कच्चा खेत बोलते हैं। आप भी तो अब है, तो आप भी क्या कहते हैं, कास्ट से ठाकुर। हाँ, तो आपकी जमीन तो होगी, जमींदार लोग हैं आप लोग। हाँ, हमारी जमीनें हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हमारी ठीक ठाक जमीनें हैं। हमारे इधर बोला जाता है, जैसे अवध में हिमांशु के यहाँ पक्का खेत बोला जाता है, हमारे इधर कच्चा खेत, भभुआ जिला में तो हमारे कच्चा खेत है, पर हमारे यहाँ ठीक ठाक खेती बाड़ी है। वो ट्रैक्टर है और वो जो खेती बाड़ी प्रॉपर होती है, भी होती है, अच्छे से होती है। अच्छा। हमारे हाँ, मतलब खेती अच्छी है हमारी जी। ओके। हाँ, मतलब हमारे इधर खेत होता है। हाँ, तब इतना कमाने का टेंशन भी नहीं है फिर तो, मतलब। नहीं, मैं अपने बिहार की बात बता रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं रेंट के मकान में रहती है? हाँ, मैं रेंट के मकान में रहती हूँ। खरीदा नहीं अभी? नहीं सर, खरीदा नहीं, मैं लखनऊ के रेंट के मकान में रहती हूँ। तो भैया और पढ़ाई लिखाई कहाँ से भइल बा? हम पढ़ले बानी दिल्ली से जी। एंड नो एंड सॉरी, सो हमार पढ़ाई लिखाई दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम कर ले बानी। और क्या हम ठीक है,
ठीक, हम समझ गई नहीं। रउआ पढ़ले बानी, दिल्ली विश्वविद्यालय से रउआ पढ़ले बानी। तू कैसे इतना पॉपुलर हो गईला? हो गईला नहीं, हो गईलू। हो गईलू? हाँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना। ओह सॉरी। और रउआ कैसे इतना पॉपुलर हो गई नहीं? हाँ, ये एकदम करेक्ट है। अभी तो हम लोग के नहीं के पता कि हम इतना मतलब हमके इतना नहीं लगती हम इतना पॉपुलर हो गई बानी। तो शाहरुख खान बट मजा तो आला हाँ, मतलब अच्छा लगेला, लोग हाँ नीक लागेला, हम निक लागेला। हाँ, बहुत निक लागेला। लोग हमसे आवेला, कई बार हमसे कहेला, इसे जैसे हम कब गई बानी कहीं चाय कॉफी पिए, रास्ता में कोई मिल गई तो कहेला बचिया बड़ा निक काम करत ताड़ू तू, बहुत सही सवाल उठावत ताड़ू तू। तो बहुत लोग हमारी तारीफ करेला, तो हमके बहुत निक लागेला। हमके लागेला कि ठीक बा, मतलब ई जौन जीवन बा ई फिर ई लोगन खातिर ही समर्पित रही, जे लोग हमरा से इतना प्रेम करता। माँ बाबूजी खुश बनी? मम्मी पापा विद्रोह के बाद? हाँ, पहले जब रहल तब रहल। देखी उनकर विद्रोह मतलब सॉरी विद्रोह नहीं, मतलब उनकर जो नाराजगी रहल वो यहाँ से शुरुआत भइल रहल कि हमार कहीं कोनो लड़का से बातचीत होता, मतलब हिमांशु जे आज हमार पति बाड़न, तो उनका से हमार बातचीत होता, उनकर नाराजगी ऊ बात से रहे। काहे ना बतेलू? हाँ, काहे ना बतेलू? बेल्ट अरे बेल्ट तूने बेल्ट ट्रीटमेंट ना भाई, लेकिन थप्पड़ से मार पड़ल। लेकिन उनका मन में, हमारे मम्मी पापा के मन में ई रहल कि भाई हमार लड़की हमारा मन से बियाह करी कि अपना मन से बियाह करी, तो हमारा मन से कहे ना बियाह कैलस। आप समझता नहीं? तो हिमांशु जी कमाऊ रहलन कि ना? कमाऊ से भी उनके हम तो उहे कमात भी रहलन, हमारे जात बिरादर का भी रहलन, हमनी के दोनों जानी सामान्य जाति से जनरल। हाँ, तब्बो प्रॉब्लम। हाँ, तब्बो काहे कि बिहार बा, काहे कि हमार लेकी हमरा मन ज्यादा एडवांस बनता नहीं। हाँ, ज्यादा एडवांस बनता तू, अपना मन से कोई बियाह करेला? अरे लेकिन फैकिन के तनी कायदे से रहे के चाहिए। माई बाप बर ढूंढ के लिए आई, बाप भाई बर ढूंढे जाई, और जौन लड़का से कही बियाह करे के जौना खूंटा में बानी वो खूंटा में बना जाए। अब तेरा के कोई बोली कि आजा पिटवा तेरा पिट, हम तो मगी में आ गए। ओके पिटवा तोरा कि भाई नहीं, अब हमका कोई ना पिटबहू, हमका काहे पिटबहू कोई। माफ करिए, मुझे मगई नहीं आती है। अच्छा। लेकिन हमके काहे कि कोई पीटे, हम कौन ऐसा गलत काम कर रहे हैं? चल गई नहीं तू योगी के राज में और लखनऊ में कैसे केस होता, तो योग जात बा हजरतगंज थाना हाजिरी देवे। हाँ, ठीक बा, रात के ठीक बा। उत्तर प्रदेश का जो धरती बा वो कोनो एगो व्यक्ति का ना है, वो जाकर लोग तो देखा देशो बा एक के व्यक्ति के बाद बा, हम वो जो मानत हुई वो माने कि लेकिन तो बात तो ऐसा ही होता। अगर ट्रम्पो टैरिफ लगावेला तो लोग कहता नहीं कि मोदी जी का कर, कोई ना पूछला कि एमईए का करत और का होई, अब सब कुछ बाकी भैया मोदी जी का। लेकिन देखिए, अगर देश का केहू शीर्ष पर बैठल बाटे, सबसे जिम्मेदार पद पे, सबसे जोन बड़ पद बाटे, रउआ बैठल बानी, देश का रउआ मुखिया बानी, देश का रउआ जोन बा वो प्रतिनिधित्व करत बानी, तो सवाल तो आपे से पूछल जाई। अब भाई बाहर का कोनो भी देश से डील करे खातिर एगो भारत का कोनो चेहरा चाहिए ना, मतलब हमनी के देश का कोनो चेहरा चाहिए ना, वो चेहरा के बा, वो चेहरा आप ना हो सकता। तो राहुल गांधी, वो चेहरा हम ना तरह के तो राहुल गांधी पसंद बा। टिकटों के बात होता कि तरह के टिकट में सॉरी तहरा की जगह क्या बोलते हैं? तहरा ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। रउआ तहरा सब चलेगा। रउआ इज विद मोर रिस्पेक्ट, हाँ, है ना? रउआ मतलब आप, तहरा मतलब तुम। सॉरी कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल तहरा बोल सकते हैं और सीख रहे हैं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात। अरे नहीं, सीखने की बात नहीं, मतलब हमारे बचपन में एक नेबर थे जी। तो वो सिवान से थे। अच्छा। तो जब भी हम भोजपुरी बोलने की कोशिश करते तो हमको तो वही याद आते हैं कि आंटी कैसे बोला करती थी। सो यू थिंक ऑफ दैट। ठीक है, तो सबसे चलिए अब आर्टिस्टों के बारे में बात हो गई, थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में आपको कौन पसंद है? एक तो पसंद नहीं है, ये तो पता है। इस तरह की अगर परसेप्शन है कि वो नेहा जो है इनको ना पसंद करती है, इसको तो बहुत पसंद करती है, तो मेरे ख्याल से इस तरह के परसेप्शन नहीं बनने चाहिए और टूटने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं इनको पसंद करती हूँ, इनको ना पसंद करती। देखिए, मैं क्या समझती हूँ, एक आम नागरिक की हैसियत से और एक आम जो जनता है उसकी हैसियत से मैं क्या समझती हूँ कि कोई भी पार्टी जब वो विपक्ष में होती है
तो बड़ा ही दीनहीन सा बनी रहेगी और जनता के मुद्दे उठाएगी। है बेरोजगारी, है महंगाई, सिलेंडर महंगा हो गया, काला धन नहीं आ रहा है, रुपया जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, जो भी प्रधानमंत्री जी हैं और तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2014 के इलेक्शन की पहले की बात है, वो जब कहते थे कि बंगाल का रुपया नहीं गिरता है, नेपाल का की करेंसी नहीं गिरती है, क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है, और ये बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप करते थे, एकदम जो एक विपक्ष का काम होता है बहुत शानदार काम करते थे, होना चाहिए, मजा आता था सुन के। यही तो होना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। वोट देने वाला उम्र हुआ था कि नहीं आपका 2014? नहीं सर, नहीं तो आप मोदी जी को वोट देती उस समय 2014 में? माहौल तो सर ऐसा ही था, माहौल तो ऐसा ही बनाया गया था कि मोदी जी आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। मेरे जितने भी भाई वाई हैं जो दिल्ली में तब तैयारी करने आ चुके थे, तो छोटी थी, मतलब छोटी में थी, छोटी नहीं थी, लेकिन मैं वोट नहीं दे सकती थी, 17-18 की रही होंगी, तो वो सारे बच्चों ने एकदम भीड़ बना करके उनको वोट दिया था। ये बात सच बात है। 2014 में जो मोदी जी की एक लहर थी, गांव गांव में बच्चा बच्चा तो बिहार में लोग 15 लाख के चक्कर में ही दिया होगा, क्योंकि अब 2-2 हजार के चक्कर में दे रहे। अभी भी तो वही स्थिति है कि नहीं है? मतलब आपको क्या लगता है कि वो जो पैसे दिए जा रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा निकल के आया कि बिहार में भाई क्यों जीते, तो बिहार में हो, झारखंड में हो, पूरे इंडिया में कह लीजिए, महाराष्ट्र में भी 2,000-2,500 बिहार की बात क्यों नहीं है, तो उस समय भी यही था, 15 लाख रुपए आने वाले हैं। जुमले तो इनके बहुत तगड़े तगड़े थे, 15 लाख आएगा, काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, लोग खुश। क्या चाहिए इस देश की जनता को? रोजगार ही चाहिए, यही सच्चाई है। उसको हिंदू मुसलमान नहीं करना है, उसको मंदिर मस्जिद के झगड़ों में नहीं उलझना है। इस देश में प्रेम से रह रहे हैं लोग। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना नेहा जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मान लीजिए कि, या ये मेरी थॉट हो सकती है कि आज जो भी महंगाई है, या डॉलर गिरता जा रहा है, रेप है, गरीबी है, सब कुछ है, तो कांग्रेस भी आती तो कौन सा इसको बदल देती? बात तो है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, अब चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उसको चलाने वाले तो ब्यूरोक्रेट्स हैं। इन्होंने भी चलो जो इनका आधार कार्ड का प्लान था उसको इन्होंने आगे किया, मनरेगा का नाम बदल के कुछ और किया, तो ओवरऑल तो चल तो वही रहा है। या वो रेल प्रोजेक्ट्स ही बनेंगे जो कि पहले से सरकार ने प्लान किया है और वो आगे बढ़ के मोदी जी बनवाएंगे या कोई और बनवाएगा? तो बदलाव कौन? अगर राहुल गांधी पीएम होते तो कौन सा जरूरी है कि हम बहुत महान देश हो गए होते? मैं वही बात कह रही हूँ ना कि जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है वो बहुत सुंदर सुंदर बातें करती है। आपने कहा ना कि फेवरेट कौन है, तो मैं उसी पे आ रही हूँ कि मेरा फेवरेट कैसे क्यों कोई नहीं हो पाता है। आप समझ रहे हैं? जैसे 2014 में कहीं ना कहीं युवाओं के फेवरेट नेता मोदी जी थे। उनको लग रहा था मोदी जी आएंगे नौकरी मिलेगा, मोदी जी आएंगे नौकरी मिलेगा। साल भर हो गए अब मिलेगा, 2 साल हो गए अब मिलेगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल। अब जाके लोगों के मन में गुस्सा आया, अब जाकर के अरे भाई ये व्यक्ति तो झूठ बोल रहा था, ये तो जुमलेबाजी कर रहे थे सर। पीएम को आप झूठा बोल रही हैं। पीएम झूठे हैं, पीएम झूठे हैं। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है सर। 2 करोड़ कहाँ रोजगार मिल रहा है हर साल, कहाँ मिल रहा है? लेकिन वही बात कि कांग्रेस आती तब भी नहीं मिलता। मैं वही कह रही हूँ। जैसे आपका सवाल क्या था कि कौन से नेता पसंद है, मैं वही कह रही हूँ। कोई भी पार्टी विपक्ष में रहती है, सुंदर सुंदर बातें करती है, सरकार में आते ही उनके तेवर बदल जाते हैं। राहुल गांधी के बारे में बताइए थोड़ा, आपको कैसे लगता है? राहुल गांधी कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री अब तक तो मेरे ख्याल से बने नहीं है। लेकिन बनने की क्षमता रखते हैं कि नहीं? बनेंगे तो उनसे जरूर मैं सवाल पूछूंगी, बनेंगे, और जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ करके वो बनेंगे। लेकिन एज एन इंडिविजुअल अभी तक जितना आपने सुना है, जो मुद्दे उठाते हैं, तो आपको लगता है? मुद्दों की जहां तक रही बात, विपक्ष का वो एक चेहरा है, विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं और वो जनता की बात कर रहे हैं। बट पर्सनली कैसे लगते हैं? बहुतों से मैं सुनता हूँ कि राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। देखिए मेरी मुलाकात ना ऐसी कुछ पर्सनली उनसे है नहीं, न राहुल गांधी जी से न प्रियंका गांधी जी से। तो मैं अगर आपको व्यक्तिगत रूप से जानती ही नहीं हूँ तो मैं आपके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। और सोशल मीडिया में कुछ मीम्स देख लिए, कुछ उनके वीडियोस देख लिए। अब हम लोग तो है ना सोशल मीडिया पे ही हम देख रहे हैं, कैमरे पे ही हम देख रहे हैं,
तो उसमें मैं क्या समझ पाऊंगी? एक पॉलिटिशियन है जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, पर तो जो मुद्दे उठाते हैं उससे आप सहमत करती है कि नहीं करती है? नहीं, अगर बेरोजगारी के वो मुद्दे उठा रहे हैं तो इसके लिए तो मतलब साधुवाद है। हाँ हाँ सर, मैं बिहार से आती हूँ ना सर, तो मैं बिल्कुल उनका बहुत धन्यवाद कि वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए हमारे जो मोदी जी हैं, 2014 से पहले वो भी ये मुद्दे उठाते थे, तब भी हम उनकी बड़ी तारीफें किया करते थे कि भाई ये कितनी अच्छी बात है। मुझे याद, मतलब यहाँ के ना लोगों के, भारत के लोगों के सब्र बहुत है सर, बहुत सब्र है। लोगों के सब्र की बात अब टूटना शुरू हुई है। उन्होंने 10 साल तक सह लिया कि अब होगा सब कुछ अच्छा, अब आएंगे अच्छे दिन, अब मिलेगा हमें रोजगार, लेकिन अब लगने लगा है लोगों को। अब ऐसा क्यों बोलती है? अभी तो ये लगता है कि हाँ, भले उनको 400 पार की बातें करते थे और 230 पे आ गए 2024 के इलेक्शन में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग बोल रहे हैं या ऐसी कोई भावना चल रही है कि 2029 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मुझे नहीं पता, वो जनता तय करेगी 2029 में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन आप जैसे बोल रही हैं कि अब लग रहा है कि नहीं। लोगों का सब्र का बांध टूट रहा हाँ, है। क्योंकि बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे हैं। अब बच्चों के मन में पहले लेकिन बिहार में फिर ये जीत गए, ये तो फिर जनता तय करती है ना सर, ये तो जनता के हाथ तो आपको में लगता है हम लोग बेवकूफ होते जा रहे हैं, जनता बेवकूफ है? क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आपको लगता है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी बीजेपी हर जगह जीत पर रही अभी है। आपने कहा ना वो एक 10,000 रुपए वाली बात, हाँ। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा, एक अहम रोल केवल रहा। ये एक मतलब बड़ा मैं वन ऑफ द कि इतनी गरीबी है कि वो इंस्टेंट जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक अहम रोल तो रखा ही है इस इलेक्शन में। तो अगर आपको मौका मिले तो कौन सी पार्टी आपको लगती है कि बहुत थोड़ा अच्छा काम कर रही है, या उसमें उम्मीद आपको लगती है कि ये एक अच्छा काम करेगी? मैं नहीं ठीक कह सकती, मैं नहीं कह सकती सर। पता नहीं मैं उस पार्टी पे कैसे भरोसा कर लूं जिस पार्टी के मुखिया से उनकी क्या विचारधारा है, वो चीज़ नहीं, उनका काम तो जरूर नजर आता होगा। जैसे हम लोग वोट करते हैं तो कुछ तो हमारी समझ होती है कि हाँ ठीक है, आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या हैं या बीजेपी के मुद्दे क्या हैं। उन्होंने तो, बीजेपी ने बोला अपने कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, उन्होंने बनवा दिया, उनके वोटर उनको वोट कर रहे हैं। तो उस तरीके से आपको लगता है कौन सबसे सही पार्टी है? ऐसी कोई पार्टी एग्जिस्ट करती है सबसे सही इंडिया में? पार्टी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई भी पार्टी, हाँ, मतलब कोई पार्टी जो आपकी फेवरेट हो, जो लगता है कि सच में जनता की बात करती है, या प्रशांत किशोर की पार्टी अभी आई थी? मुझे नेताओं पे भरोसा नहीं है सर, मैं नहीं कह सकती, मैं ठीक मैं कह ही नहीं सकती। इसके मन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से जनता को ठगना चाह रहा है कि उसके मन में क्या, मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं फिलहाल इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ हूँ। तो आपके हिसाब से कोई भी पार्टी, मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं जवाब देने में असमर्थ हूँ, मैं ठीक नहीं कह सकती, मुझे नहीं भरोसा है। चलिए, लेकिन हम तो हैं इंडिया में ही, हमें रहना इंडिया में है, भारत की बात करनी है, भारत की बात आप करती हैं, भारत की जनता की बात करती हैं, तो उस हिसाब से अगर आपको मौका मिले तो कोई पार्टी, कोई चॉइस जिससे आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगी, क्योंकि उसका अल्टीमेट आपका जो पूरा प्रयास है उसका रास्ता तो फिर एक जनप्रतिनिधि बनकर, एक ओहदे पर आकर, एक पोजीशन पे आके जहां से आप कुछ बदल सकें, वो बदलने की कोशिश करेंगी जरूर। पार्टी को लेकर के या पार्टी ज्वाइन को लेकर के मैंने कभी ऐसा बहुत विचार नहीं किया, और मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है, लोगों की चालाकियों को बहुत समझने की ज़रूरत है। अभी मैं अपने आप को वहाँ पे नहीं देख पा रही, मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जब मैं बहुत सोच समझ और सीख लूँगी तो ज़रूर मैं ठीक और ठोस कोई जवाब आपको देने में समर्थ हो पाऊँगी। अभी से बहुत ही डिप्लोमेटिक हो चुकी है आप, आपको लगता है? नहीं, मैं बहुत साधारण बात कर रही हूँ, जो मेरे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? मतलब हाँ, ठीक लगता है, ठीक है जी। और राहुल पे अब ज़्यादा खुल के मैं ज़रूर सुनना चाहता था कि आपको क्या लगता है, बिकॉज अगर जैसे हम बात करते हैं कि पीएम मोदी तो अगला कौन बन सकता है, तो उस हिसाब से आपको लगता है कोई हमारा ऐसा लीडर है जो अगला बनेगा? स्पेकुलेशंस, अगला लीडर मोदी जी के बाद कौन बन सकता है हमारा अगला प्रधानमंत्री? वो बनेगा जिसको जनता चाहेगी सर, वही बनेगा। योगी? जिसको जनता चाहेगी। नहीं, मैं कैसे कह दूं, मेरे एक वोट से तो मैं योगी नहीं, हमने तो एक ऐसे ही सर्वे इन द सेंस कि हमने लोगों से बात की दिल्ली में और जानने की कोशिश की, तो योगी इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नेम्स। ओके, लेकिन मैं समझती हूँ क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और इसमें चुनाव होता है और जनता वोट डाल करके चुनती, तो मैं समझती हूँ कि वो जनता चुनेगी और जनता बेहतर ही चुनेगी अपने लिए।
और मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? मीडिया से आप खुश हैं अभी जैसा मीडिया के बारे में मेरा बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है। मीडिया के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है। नहीं, मीडिया सिर्फ मेरा ही नहीं, लोगों का भी जो ख्याल है वो मीडिया का जो एक स्तर है उसमें जो गिरावट हुई है उसको लेकर के लोगों के मन में भी ढेर सारे सवाल हैं। और सबसे ज़्यादा तो अति मुझे लगता है मीडिया ने तब किया था, और तब के बाद से मीडिया पर से फिर ये हुआ था कि अब टीवी उवी देखना ही बंद करना पड़ेगा। जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कोई इस्लामाबाद पहुंच गया है, घुस गई हमारी जो है टैंक कराची में, तो कोई कहाँ, कोई लाहौर, तो शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि ये हमारे देश। तो जनता को बता दीजिए कौन सा चैनल आप प्रेफर करती हैं देखना? चैनल? हाँ, कौन सा न्यूज़ चैनल? नहीं देखती सर। कौन सा डिजिटल चैनल? वन इंडिया? नहीं, ठीक है, आप लोग बेहतर काम के लिए मैं शुभकामनाएं भी दूंगी, और आप लोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खबरें दिखाएं और किसी के दबाव में ना आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। पर मैं नहीं देखती। सिर्फ चैनलों की जो बात की ना, मैं नहीं देखती। नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है उनका कोई दीन ईमान नहीं है। धर्मेंद्र जी को यही मीडिया चैनल उनके मरने से पहले मार दिया और विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा था। 2-3 बाद ये चैनल माफी मांग रहा है, बिना कुछ भी वेरीफाई किए कुछ भी चल रहा है सर, कुछ नहीं भरोसा है। अच्छा, वो वीडियो जब आप गए इधर लखनऊ में हजरतगंज, जब आप गए थाने पे, तो कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल क्यों इतना हुआ? वहाँ पे आप गई, रात को गई, इस वजह से सारी कंट्रोवर्सी हो गई? देखिए, पुलिस की तरफ से, हजरतगंज कोतवाली की तरफ से मुझे दूसरा नोटिस आया। दूसरा नोटिस आते ही वो पहलगाम वाला जो मामला है, तो वही चीज़ें प्रोसेस में है, तो वो मैं वहाँ पे पहुँची। अब मुझे नहीं पता था, मैं मीडिया लेकर के नहीं गई थी, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया? नहीं, सीसीटीवी नहीं था। मीडिया वालों का कुछ कनेक्शन होता ज़रूर है, वो हर जगह उनका अपना बड़ा बड़ा नेटवर्क होता है। मतलब वो आए तो मैंने कहा, भैया मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पहुंच जाते हैं, तो वो उनका वैसा रहता है, होता है, आप समझते होंगे, आप मीडिया से आते हैं। तो जो प्रभारी निरीक्षक हैं वो अपने काम में बिजी थे, तो मैं वहाँ पे बैठ करके उनका इंतज़ार कर रही थी। 3-4 घंटे मैंने उनका वहाँ पे इंतज़ार किया। तब तक मीडिया जो है वो पूरा, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मुझसे 50-60 मीटर की दूरी पे पूरा एकदम वो कैमरा, मीडिया सब था। मैंने नहीं बुलाया था, मैं कंट्रोवर्सी करने या वो फेमस होने के लिए कुछ भी नहीं करने गई थी, ये मुझे कायदे से पता है। तो वहाँ पे लोग आए, फिर लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आप क्यों आई हैं। कुछ चैनलों ने तो ये भी बोला कि इनको हिरासत में ले लिया गया है। तो क्यों गई आप? कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना था तो आप शाम को, क्योंकि शायद पुलिस वालों ने आपको बोला कि आपकी रिपोर्ट या जो भी है अभी वो कुछ लिखेंगे नहीं, या आपका बयान वो अभी लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप शाम को वहां आई। बिल्कुल। तो आपके लॉयर भी होंगे, उन्होंने भी बताया होगा कि नहीं नागेन जी, मैं वही बता रही हूँ। मैं जो है ना विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, मैं कानून की विद्यार्थी नहीं, मुझे कानून नहीं पता। मुझे जैसे ही नोटिस आया, देखिए नोटिस वैसी चीज़ें होती हैं ना, कहते हैं थोड़ा पैनिक हो जाता है, उसको लगता है कि अच्छा नोटिस आ गया, और मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया था। मैंने जैसे ही नोटिस देखा, मैंने कहा मुझे जाना है। उसमें था कि आकर के आप अपना बयान दर्ज कराइए। लेकिन आपके ऊपर 400-500 केसेस हैं, कहाँ शिकायतें हैं, लेकिन FIR? हाँ, FIR जो है वो लगभग 10 जगह होंगे, 10 थानों में होंगे, 10 होंगे। MP के हबीबगंज में, सीधी सिंगरौली पता नहीं कोई जगह है, और भी 3-4 वहाँ पे, कहीं कोई जौनपुर में, कहीं कोई हरियाणा में, हजरतगंज में, लंका थाने में 300-400 शिकायतें एक दिन में दर्ज हुई थी। तो ये लोग कौन हैं? आप नाम वाम तो आपको पता चला ही होगा किसने शिकायत की है। तो ये सब इन लोगों को, ये जनरल आम आदमी है जो ये लोग शिकायतें कर रहे हैं, या ये किसी पार्टी से हैं सर? आम आदमी के पास फुर्सत है शिकायत दर्ज कराने की? आम आदमी अपने नून रोटी में उलझा, और आम आदमी मुझसे खुश है सर कि कोई तो लड़की है जो हमारी बात कर रही है। नहीं, हम आपको दिखाएंगे कौन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसा था? मतलब सच बात है कि हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग अगर एक बार सुन भी ले कि कोर्ट कचहरी, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो थोड़ा दर्शकों को बताइए आपकी जर्नी, कभी ये सब सुने नहीं, कोर्ट कचहरी, तो जब नोटिस आया और फिर आपको जब जाना पड़ा, और अभी जो पूरा है, तो ये डराने वाला होता है क्या पूरा मामला, कि आपको बहुत डर लगता है कि
कब पुलिस उठा के ले जाए? वैसे तो आप खुद चली गई है लखनऊ, लेकिन हम पूछ रहे हैं नहीं, मैं कि थाने भी खुद से ही गई थी। हाँ, यस, तो कोतवाली डर तो बहुत लगता होगा मैं ना, बता ऐसा रही हूँ। होता ही होगा नहीं, कि मैं डर बता लगता है रही हूँ। यार। मैं बता रही हूँ आपको, ये दबाव बनाने की इनकी कोशिश है। ये मुझ पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ये डराने की ही कोशिश है। ये एक कौन आपको डराने की कोशिश कर रहा है? जो एफआईआर करवा रहे हैं लोग, उनके ताल्लुकात तो भी जो हैं, पार्टी आप कह रहे हो बीजेपी आपको डराने की कोशिश कर रही है? जो सत्ता होती है, जो सिस्टम होती है, वो ऐसे ही होती है ना। उनको नहीं पसंद होती हैं मुखर आवाज़ें, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। तो ये बिल्कुल ये दबाव बनाने की कोशिश है, ये आवाज़ दबाने की कोशिश है। वो एक अलग बात है कि मैं बहुत ज़्यादा ढीठ लड़की हूँ और मैं नहीं डरती हूँ, और यही सच बात है। और उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये डर क्यों नहीं रही है। इसको तो हमने इतनी गंदी गालियाँ दी, इसको तो एक तो कल मैंने ट्वीट किया था, शायद आपने देखा होगा, उसमें उसने लिखा था मेरी किसी फ़ोटो पे कि हेलो ग्रो, इसको जो है बिकनी में इसकी फ़ोटो को तब्दील कर दो। बहुत गंदी-गंदी चीज़ें, अपशब्द कहे जाते हैं, फिर भी इसका हौसला नहीं टूट रहा है। हमने इस पे मुकदमे भी कर दिए। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, दरोगा, थाना कर रही है, फिर भी इसके हौसले नहीं टूट रहे। मेरे इवेंट्स भी कैंसिल कराते हैं ये लोग। मुझे याद है एक बार मुझे फैज़ाबाद में जाना था, कोई कार्यक्रम होना था, जेल में वो कार्यक्रम होना था। जेलर साहब ने मना कर दिया, बोला वो आ रही है, नहीं होगा। तो शिफ्ट कर दिया गया, कोई प्रेस क्लब है वहाँ पे, तो वहाँ पे जितने लोग आए हुए थे, तो वो बार-बार इसी बात का ज़िक्र कर रहे थे कि अरे असुविधा के लिए हमें खेद है, होने वाला था ये कार्यक्रम जेल के अंदर ही, कुछ ऐसे प्रांगण था, लेकिन हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने कहा सच में मैं हिमांशु जी से पूछ रही, हिमांशु सच में मेरी वजह से ऐसा हो गया है कि कार्यक्रम और पूरा जो वेन्यू है वो चेंज होकर के यहाँ पे चला आया है? 10 लोग गए होंगे, होता ना, जैसे माइक पे अपना बोलने गए, अपनी बात रखने गए, तो वो 10 लोग इसी बात से शुरुआत कर रहे हैं कि असुविधा के लिए हमें खेद है, आप लोग आ नहीं पाए। और सही में वहाँ पे बहुत कम लोग उपस्थित हो पाए, क्योंकि उनको पता था कि भाई वहाँ जाना है, चले आए फिर यहाँ पे। तो मुझे पता चला कि भाई तो बहुत कायर लोग हैं, इनको क्या मुझसे डरने की जरूरत है? मैं निहत्थे गई हूँ भाई, मुझे किसी ने किसी इवेंट में बुलाया है, जैसे आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, तो मैं असलहा तो लेकर के आई नहीं हूँ, मैं निहत्थे ही चली आई हूँ ना सर, मैं आपको मार थोड़ी आपकी दूंगी। बोली से लोग घबरा रहे हैं। तो अब हम थोड़ा, अगर 2027 में इलेक्शन आने वाला है, तो अब तो और धमाके सुनने को मिलेंगे हमें। धमाके नहीं, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ और मैं धमाके नहीं धमाकेदार पोइट्री, धमाकेदार लोकगीत, जहां आप और ज्यादा, क्योंकि मुद्दे तो बदले नहीं है, मुद्दे तो अभी भी वही है। बिल्कुल, मुद्दे अभी भी वही हैं, जस का तस है। 5 साल पहले भी वही मुद्दे थे, 5 साल बाद भी वही मुद्दे हैं। तो मैं बिल्कुल यूपी में काबा गाऊँगी और मैं बाबा जी से सवाल पूछूँगी, जैसा कि मैंने 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूछा था। 27 के भी विधानसभा चुनाव में मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछूँगी। लेकिन अगर अभी तो आप बोल रही कि आपको लग रहा है कि अभी मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ, लेकिन जैसे हमने बात की कि चलिए 2027 में इलेक्शन होना है, तो अभी तो 1 साल, सवा साल है। अगर आपको लगा कि आप थोड़ा मैच्योर हो गई और कोई टिकट मिल जाती है, तो आप लड़ेंगी? अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं उस पर विचार करूँगी। विचार क्या करना है? विचार करूँ, देखिए सर, विचार करना बहुत ज़रूरी हो गया। आजकल लोग विचार नहीं कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर जी ने तुरंत विचार कर लिया, वो आपसे भी यंग है और देखिए लड़ गई, जीत भी गई। उनको मेरी शुभकामनाएं। आपके स्टेट से ही आती हैं? हाँ, बिहार से हैं वो, उनको मेरी तो उनसे शुभकामनाएं। थोड़ा इंस्पिरेशन लीजिए, आप भी जल्दी डिसाइड कर लीजिए, इतना क्या विचार करना। नहीं, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं है, मैं थोड़ा इस पे विचार करने के बाद ही कोई निर्णय ले पाऊंगी। लेकिन आप अपना पॉलिटिकल करियर तो देखती हैं, अगर समाज में बदलाव लाना है तो पॉलिटिकल करियर तो होना ही चाहिए। पॉलिटिकल करियर मुझे लगता है कि आपके और मेरे चाहने से नहीं होता है, वो जनता के चाहने से होता है सर। जनता अगर जनता आपको चाहती है? अब जनता मुझे, अभी सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मेरी चीज़ें हैं, उसको तो जनता बहुत पसंद करती है। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ। मुझे आज तक सर एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला सोशल मीडिया पे कोई फर्जी अकाउंट बना के मुझे गाली दे, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आज तक एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला है जो ये कहा हो कि नेहा तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। नो, कभी नहीं हुआ। मतलब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग मुझसे कई बार मिल जाते हैं, अरे चाय कॉफ़ी पीने गए हैं तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के हैं तो यहाँ नहीं चाय पियेंगे, वो इस पार्टी के हैं तो नहीं चाय, ऐसा तो नहीं है। तो हम कई बार ऐसे किसी कैफे में बैठे हुए हम चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति आता है और कहता है कि
बहुत अच्छा काम कर रही हो बहन। अच्छा, हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन तुम काम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम मुद्दे बहुत सही उठा रही हो, यही होना चाहिए। अब देखिए उनकी भी मजबूरी है ना, अब वो कैमरा पे नहीं बोल पाते हैं, पर पता तो उनको भी है कि नेहा सिंह राठौर अपनी जगह पे सही है, ये लड़की देशद्रोही नहीं है। हाँ। पता चला योगी जी ने आपको टिकट दे दिया। तो मैं इस पे क्या बोलूं? ले लूंगी। नहीं, अगर योगी जी मुझे टिकट देते हैं तो मैं उनकी टिकट पर भी विचार करूंगी सर। विचार करेंगी? हाँ, Are you sure? मैं विचार करूंगी, मैं सोचूंगी अब हाँ या ना। पॉलिटिक्स में किसी से बैर मतलब दुश्मनी परमानेंट नहीं होती है। मैं हमेशा ही कहती हूँ, योगी जी अगर अपोजिशन में आ गए तो आप उनके साथ रहोगे। मोदी जी अगर 29 में अगर वो विपक्ष में आते हैं तो आप पाएंगे कि मेरी आवाज जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी से मैच करने लगी है, जबकि ऐसा होगा नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं, वो जनता की आवाज। जेनजी पूरा कंफ्यूज्ड है, लोग ये बोलेंगे फिर। लोगों को जो लगे वो कहें, मेरा स्टैंड जो है वो बहुत क्लियर है, मेरी नजर में। अब अगर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो वो आप भी मुझसे सवाल कर सकते हो। चलिए 2-4 सवाल मैंने इकट्ठा मतलब मेरे अपने खुद के नहीं है जी जी, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला और यही समझने की कोशिश की लोग आपसे क्या जानना चाहते हैं और किस तरह के सवाल उनके हैं। तो मैं एग्जैक्ट वही सवाल पढ़ूंगा ताकि आप ये ना बोले कि नागेन भाई तुम गोदी मीडिया की तरह वाले सवाल मुझसे पूछ रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एक सवाल एकदम मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, उनका नाम नहीं लूंगा। वो तो लिख रहे कि आप जो बकैती करती हैं उसके लिए फंडिंग कब से और कहां से आ रही है और टारगेट क्या क्या मिलता है, अग्रीमेंट के हिसाब से आगे क्या क्या लालच दिया गया और ऐसे नैरेटिव चलाने के लिए आपको कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जहां तक रही फंडिंग की बात, वो ट्विटर से मैंने बताया एलॉन मस्क मुझे फंडिंग करते हैं जो आता है हर महीने ट्विटर से, और जो फेसबुक से भी, वो भी उनका भी अपना पेमेंट का है, तो वो भी मेरा मोनेटाइज है जो आप कोई तो जुकरबर्ग जी मुझे पेमेंट करते हैं हर महीने। वो होता है बहुत सारे जो यूजर होंगे, बहुत सारी आईडीज बनाए होंगे लोग और कंटेंट क्रिएट करते होंगे, उनको पता है जैसे यूट्यूब भी कुछ पे करता है। तो इस तरीके से जुकरबर्ग के द्वारा फंडिंग हो रही है हमारी, देख रहे हैं आप लोग, जुकरबर्ग जी फंडिंग कर रहे हैं। अगला सवाल, कांग्रेस के 10 कार्य जो आपको पसंद नहीं है या कांग्रेस की 10 बुराइयां, दिस इज एग्जैक्टली इन्होंने पूछा है। नहीं, मैं आपको बताऊं, हर पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, अपने टाइम पे सफल पूरी तरीके से या पूरी तरीके से विफल नहीं होती है। उनके कुछ कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ कुछ बुरे काम होते हैं, नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। और जब तक पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं होती है तब तक तो हंस रहे हैं। चाय लेकिन बहुत अच्छी है सर, है ना? हाँ, बहुत शानदार। थैंक यू। अब एक और सवाल, अच्छा मुझे एक सवाल पूछना है जो बंदे ने लिखा है कि जेल कब जा रहे हो? जब बुलावा आ जाएगा चले जाएंगे। तैयार आगे नहीं है, बिल्कुल तैयार है। हाँ, एकदम तैयार है। उमर खालिद की तरह अगर आपको पता चला कि भाई बेल ही नहीं मिलेगी तो सर मैं क्या कर पाऊंगी? जेल से कविताएं? नहीं, बड़ा लेकिन आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी सर, सिस्टम मुझे मार देगा, जेल में सड़ा देगा, मैं सड़ूंगी सर। लेकिन आपके साथ तो कांग्रेसी वकील अब जुड़ गए हैं, बड़े बड़े नाम जुड़ गए हैं, इतने बड़े बड़े वकील जो कि नहीं, आपने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसी स्थिति में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जब सुनवाई ही नहीं होगी, मैं कह रही हूँ कि कोई मामला आगे तब तो बढ़ेगा जब सुनवाई होगी। उमर खालिद के केस में आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि there is pressure from the government? मैं बस एक बात समझती हूँ उस केस को लेकर के, मैं बस एक ही चीज मुझे समझ में आती है, सामने वाला आदमी अगर दोषी है उसको तुरंत उस पर सुनवाई हो और उसकी सजा निर्धारित की जाए। तो दोषी है तो सजा दो और निर्दोष है तो रिहा करो, दो ही चीज है सर। सुनवाई ही ना होना, ये कैसी बात हो गई? कोई व्यक्ति, आप बहुत संदिग्ध आदमी हैं, तुरंत आपको फिर सजा मिलनी चाहिए सर, मिलनी चाहिए। जाइए, आपने गुनाह किया। लेकिन वही कहते हैं ना कि बेगुनाह को सजा ना मिले इसलिए केसेस लंबे चलते हैं, एक भी बेगुनाह को सजा ना मिले। लेकिन चलिए उमर खालिद
का फ्यूचर तो बहुत, हाँ एक और कि खुशखबरी कब सुना रही हैं? मुझे लगता है कि ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है जो ये ये आपके सवाल फैंस का सवाल है। नहीं, इस तरह के सवाल जो है सास ननद पूछती हैं महाराज। हो सकता है आपके गांव से हो। ओके, सो अब हाँ ये सवाल, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए गाना कब लिखेंगी? केवल आप? नहीं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो आपने कह रहे हैं बात, मुझे लगता है पिछला 3-4 जो मैंने अपने स्टेटमेंट में बोले होंगे वो बांग्लादेश के हिंदुओं को ही जो है वो समर्पित है। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट किया है और उनको टैग भी किया है। वो सुनते नहीं, वो एक अलग बात है। मैं अपनी बात बोलती जरूर हूँ उनसे, उनको टैग करके बाकायदा उनको टैग करके कहती हूँ सर कि आप इतने पावरफुल हैं, आप एक कॉल से वॉर रुकवा देते हैं और 56 का सीना है आपका सर, आप तो आप हैं। तो सर आप जब एक कॉल से वॉर रुकवा सकते हैं तो आप बांग्लादेश सरकार पर थोड़ा दबाव बना के या बातचीत करके जी वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए और इसके साथ ही भारत के भी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए और भारत के अल्पसंख्यकों की भी, बल्कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा, भारत की बेटियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। एज अ बेटी, आप भारत की बेटी, आपके क्या विचार हैं भारत में? भारत की बेटियां कितना सेफ हैं या उनको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है? आपकी एक अपनी खुद की भी जर्नी है, जैसे आपने बताया शादी को लेकर के, लेकिन आज के समय में हम रेप केसेस के बारे में सुनते हैं, एक तो भारत की बेटियों के बारे में, और दूसरा कुलदीप सिंह सेंगर का नाम इतना ज़्यादा लिया जा रहा है और वो एक कंट्रोवर्सी बन के निकल के आई है कि जो पीड़िता है उनके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। और आप यूपी के बारे में लिखती हैं, तो कुलदीप सिंह सेंगर के केस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, आपको कुछ जानकारी है? और भारत की बेटियां, उनकी स्थिति ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या बदलाव है? कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है? आपको पता है, जैसे कल ही मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि आपको नहीं लगता है कि भारत की जो बेटियां हैं उनकी भागीदारी जो है वो संसद में भी होनी चाहिए, कम दिखती हैं, महिलाएं कम दिखती हैं। तो मेरे मन में एक ही सवाल आया कि मैं लखनऊ से बैठ करके मैं वो इंटरव्यू कर रही थी और लखनऊ की जो बेटियां, उत्तर प्रदेश की बेटियां, बिहार की बेटियां, अदर जो भी राज्य हैं वहाँ की जो बेटियां हैं, सर नागेन, हाँ नागेन जी, उन सॉरी मतलब बहुत खराब कर दिया होगा मैंने इस इंटरव्यू को, सर 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 बोल करके, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा मेरी आदत हो गई है कि सामने जो बैठा वो सर ही है, आप समझ रहे हैं? तो कोई बात ठीक है, विल मैनेज। हाँ ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की किसी लड़की के लिए या बिहार की किसी लड़की के लिए कॉलेज जाना, घर से निकल करके वो कॉलेज जाना, वो वहां तक ही सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही। कॉफी पीने जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना, या बाहर निकल के ट्यूशन जाना, कोचिंग जाना, और आप संसद तक आने की बात कर रहे हैं। ये सच में बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ मेरी बात नहीं है। चलिए ठीक है, मैं तो जीवित हूँ ना सर, मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ ना, मैं तो संघर्ष कर रही हूँ जो इस दुनिया से ही चला गया। मैं अंकिता भंडारी जी की बात कर रही हूँ। वो बेटी 2 पैसा कमाने के लिए गई थी ना, ऐसा तो नहीं था कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी, किसी बड़े पद पे चली गई थी। वो 2 रुपया कमाने के लिए गई हुई थी और उसको मजबूर किया गया, उसको जो है उस पर एक प्रेशर क्रिएट किया गया। तो आप ये किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप जाओगी बात, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि वो बेटी गई, उसके साथ ये हादसा हुआ, तो बहुत सारे लोगों के बीच ये मैसेज गया होगा ना, तुम जाओगे, अपनी बेटी को लोग बाहर नहीं भेजेंगे, अंकिता भंडारी जैसा केस हो जाएगा, तो कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी? बेटियां तो दहशत में है ना सर। हाँ, आप भी, आपके घर में भी नागेन जी लड़कियां होंगी, आपकी मेरी खुद की बेटी है, आपकी खुद की बेटी है, चिंतित होते होंगे। हाँ, आप बहुत प्रोग्रेसिव होंगे, फिर भी आप चिंतित होते होंगे। आपको पता है माहौल क्या चल रहा है, आप समझ रहे हैं? तो
ये किस तरह का ये मैसेज बहुत ख़राब गया है और बार बार ये मैसेज बहुत ख़राब जाता है। इसीलिए आजकल लोग जो है बाहर नहीं पढ़ाने बैठे, नहीं नहीं घर पे ही पढ़ लो, बाहर जाओगी कोई दुष्कर्म हो गया, किसी ने तुमको कुछ कह दिया, हम क्या बचेगा। लेकिन ये तो केवल देखिए, ये किसी पार्टी की बात तो है नो नहीं, नो, ये तो पूरे समाज की बात है। ये लड़ाई न किसी पार्टी के खिलाफ है, न किसी एक पर्टिकुलर नेता के खिलाफ है सर, ये समाज के खिलाफ हाँ जी। एक मतलब मुझे कई बार लड़की होने के नाते मैं कई बार अंकिता भंडारी हो, चाहे वो उन्नाव की पीड़िता हो, चाहे और भी, ये लिस्ट बहुत लंबी है, ये तो जी। 2-4 केस जो है वो बहुत हाईलाइट है। कई बार तो मैं ये कहती हूँ कि रिपोर्ट तक नहीं हो पाता है सर। अब बहुत बड़े बड़े उनके साथ दुष्कर्म दुर्व्यवहार हो गया है, परिवार का परिवार खत्म हो गया है, लड़की का पता ही नहीं है, 5 सालों से लड़की कहाँ गायब हो गई, रिपोर्ट ही नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं, कुछ खबरों को फ्रंट पेज मिल जाए तो कुछ खबरों को लास्ट पेज में भी इतना सा भी जगह नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं? क्या करेंगे सर, ये हमारे वश की बात नहीं कि हम इसको सुधार, हम लोग तो लाचार हैं, हम लोग तो बस देख करके हाय राम आज ये केस हो गया, हाय राम आज वो हो गया। हम कहीं कॉफी पीने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, बाहर जाते हैं, मन में सिर्फ कई बार मुझे लगता है, जैसे अभी मैं थोड़ा सा ऐसे गाड़ी चला लेती हूँ तो कई बार मुझे लगता है मैं खुद से जाऊंगी, अकेले जाऊंगी ड्राइव पे। और जैसे ही मैं सोसाइटी में आती हूँ, अपने फ्लैट से नीचे आती हूँ, मेरे मन में एक शंका, ये मेरे मन में भी शंका है सर, लगता है कि हिमांशु आ जाओ साथ में चलते हैं, ये है सर, हम डरे फील नहीं करते, हम डरे हुए हैं सर, हम डरे हुए हैं। और ये सच्चाई मुझे नहीं पता लड़कों के अनुभव क्या है, हमसे अलग होंगे, बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अलग बिल्कुल, पर हमारे नहीं है। हम कितना भी आज अपने आप को मजबूत बना लें, पर सच्चाई यही है ना सर कि हम जो है शारीरिक रूप से आपसे कमजोर हैं। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता, और हमारे मन में ये भय है कि 4 लोगों ने अगर घेर लिया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं, हम जो है एकदम आवाज बुलंद कर देंगे, पर कुछ लिखा कभी नहीं है इसके बारे में, ये जो विडंबना है औरत की भारत में या दुनिया में भी है। हाँ। तो मुझे लगता है ना सर नागेन जी कि मैंने बिल्कुल 2-3 गीत मैंने लिखे हुए थे इस पे, और मैंने गाए हुए 2-3 साल पहले भी मैंने इस पे कुछ लिखा गाया था। फिलहाल तो मेरे पास वो डायरी नहीं है और वो भी नहीं है, लेकिन मैंने इस पे समय समय पर मैं ऐसे मुद्दों पे हमेशा ही गीत लिखते रहती हूँ और मैं गाते रहती हूँ। महिलाओं की सुरक्षा पे जो सवाल की बात है तो मैं लिखती रहती हूँ, मैं गाती रहती हूँ। पर कई बार एकदम मैं अभी कई बार मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ, कुछ तस्वीरें इतना ज़्यादा संवेदनशील होती हैं कि आप एकदम बैठ जाते हैं कि ये क्या, ये कैसे हो गया। है चीज़ें सर, समस्या है। हाँ, हम लोग कितना भी नज़रअंदाज कर लें, हमारे जो नेता हैं वो बड़े बड़े भाषण दे लें, उनके विज्ञापनों में खूब बेटी जो है पढ़ रही है और पढ़ करके एकदम से वैज्ञानिक बन रही है और क्या कर रही है, नहीं। लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे जो बिहार की लड़कियां हैं, और आपके जो दोस्त होंगी बिहार में जब आप भभुआ में थी, वो सब अभी आपके दोस्त वो लोग किधर है, कुछ कांटेक्ट में है? हाँ सब हैं, और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई अपनी जो भी पढ़ाई है उसको पूरी कर रहा है। उनकी शादी भी नहीं हुई है लगभग मेरे दोस्त। सारे क्रांतिकारी, हाँ क्योंकि मतलब 27-28 में तो भैया बच्चे भी हो जाते हैं उधर। हाँ, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। मेरी शादी जल्दी हो गई, मेरी 25 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। मेरी शादी को 3 साल हो गए। हाँ, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई, तो पढ़ाई उढ़ाई कर रहे हैं, वो अपना खुश हैं। बिहार की बेटियों को क्या मैं संदेश देना चाहूँगी, बेटियाँ खुद समझदार हैं और उनको समझ है कि उनको क्या करना है, नहीं करना है। खुश रहिए, खूब मन से जो है खाइए, पीजिए, पढ़िए, लिखिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। अपने माता पिताजी से थोड़ा सा लड़ भी लीजिए बाहर पढ़ने लिखने के लिए, और उनको बताइए कि एक दिन हम लोग पढ़ेंगे, माहौल बदलेगा, बदलेगा भारत। हाँ, बिहार बदलेगा, भारत बदलेगा। मैं तो उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत परफेक्ट दुनिया आ जाती है, या सरकारें कोई परफेक्ट दुनिया लाएंगी। वो आपकी एकदम बात सही है, लेकिन कुछ चीजें बेहतर होती रहें बस। जी 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 जी। चलिए, अब आखिरी में बस हम चाहेंगे कि, क्योंकि मैंने इतना मौका दिया नहीं और दर्शक हमेशा चाहेंगे कि आपकी आवाज़ को सुने, अगर आपने कुछ नया लिखा है तो वो ज़रूर हमारे लिए गुनगुनाएं। ज़रूर। कुछ दिन पहले मैंने इस गीत को गाया था, मैं वो आपको सुनाना चाहूँगी। हो आज
पढ़ल लिखल बबुआ बेरोजगार सखिया, आज पढ़ल लिखल बबुआ बेरोजगार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। कैसे? अरे बबुआ हमार यूपीएससी एस्पिरेंट हवन, अरे पढ़ल लिखल 40 के अधेड़ बबुआ अभियो स्टूडेंट हवन। अब बबुआ भूखत बाड़न मंगर आसो मार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। और एक लाइन, अरे बबुआ के लाग जैते सरकारी नौकरिया, आ टेंशन में बाड़े बबुआ भीतरे भीतरिया, आ हमरा बबुआ के फ्यूचर बायनहार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। एक लाइन और गाऊंगी, अरे बबुआ हमार अब ट्विटर चलावेलन, आ देश दुनिया के पॉलिटिक्स बतियावेलन, आ लेके पॉकेट में 500,000 सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आई होप कि आपको मजा आया बात करके। अच्छा लगा। और देखते हैं कि ये दर्शकों को कितना पसंद आता है। तो हमारा चैनल वन इंडिया आप ज़रूर देखें। और यहाँ पर नेहा जी ही नहीं, इनके जैसे और भी बहुत सारी हस्तियाँ आती रहेंगी। और वन इंडिया अनफिल्टर्ड पे हम कोशिश करेंगे कि लोग खुल के थोड़ा बात करें और हमें अपने जीवन की ऐसी सच्चाइयाँ बताएं जो कि लोगों को नहीं पता थी और वो बिल्कुल जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच नेहा।